फेमिनिन नेचर चाहिए ना, और भी है। आपको भी एक्चुअल मर्द बनना पड़ेगा। सलमान हाँ, अख्तर वो सलमान। सलमान अख्तर साइको एनालिस्ट ही हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये टिट्टो एनिमल का रणवीर सिंह है। हम तीनों ही 3 जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आप 20s के लेटर होंगे, मैं 30s में, भाई 40s में। Younger generation has a bit of an ego problem. यहाँ पे 100 केस अगर आता है तो 100 में 80% खर्च होगा। जुबान कैंची की तरह जो चल रहा है ना, तो धन उसी में बर्बाद हो रहा है। तो बहुत बढ़िया। आइडिया जो सेंट्रल हम जो आज के लिए बकैती के लिए रखने वाले हैं, वो ये पर्टिकुलर आइडिया है कि किस तरीके से हम तीनों ही 3 जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप 20s के लेटर होंगे, मैं 30s में, भाई 40s में। तो 3 अलग-अलग डिकेड्स में हम तीनों लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं और तीनों लोग जो इंडिया का जो ताना-बाना है, जो फैब्रिक है, वो जॉइंट फैमिली से लिंक्ड है कि जॉइंट फैमिली एक सेंट्रल आइडिया डिफाइनिंग प्रॉपर्टी अगर बोला जाए तो इंडिया को डिफाइन करती है एक तरीके से। और ये अगर सोशल फैब्रिक के ज़रिए मैं 4 पार्ट में डिवाइड करते हुए देखता हूँ, और वो है कि भैया सबसे ऊपर में या तो लोग ड्रम में जा रहे हैं या जला दिए जा रहे हैं, फिर उससे नीचे हो रहा है तो डाइवोर्स में लगे पड़े हैं, फिर उससे एक कदम नीचे जा रहे हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस में लगे पड़े हैं, वरना तो स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में है ही। तो ये 4 ये जो है उसके हायरार्किकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो जनरेशन गैप की वजह से किस तरीके से जो तुम्हारा डिमांड और सप्लाई या जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन वर्सेस जो तुमको चीज़ें मिल रही हैं उसके अंदर में जो द्वंद्व पैदा हो रहा है, और उसकी वजह से अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट लीडिंग टू स्ट्रेस, और स्ट्रेस के अलग अलग जब आउटकम निकलेंगे तो वो डेथ से लेकर के सुसाइड से लेकर के स्ट्रेस, ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम को कवर करेगी दुनिया। तो और जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना कि सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ को बर्बाद करने में कितना बड़ा योगदान है, सबको पता है। बट मतलब आपकी नज़र से वो किस तरह से आप उसको देखते हो, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सब सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। वी आर काइंड ऑफ पार्ट ऑफ इट। तो उस लिहाज से हम इसको कैसे देखते हैं और इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है इस डिस्कशन का। एडिक्शन वाली डायरेक्शन को भी बेसिकली मैं अपनी पूरी बिरादरी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नो प्रेशर। जितना भी मैंने आपका काम देखा है वो यू आर वेरी एकेडमिकली रिगरस। जैसे कि बाकी लोग अलग अलग रास्ते इख्तियार करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर है साइकोलॉजिस्ट या इवन साइकाइट्रिस्ट, तो वो प्रॉब्लम को मोल्ड करके आम भाषा की लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट बेसिकली। मेरे को ऐसे बहुत कम लोग दिखे मिले जो साइकोलॉजी की दुनिया के हों और फिर उनके मुंह से काई स्क्वायर लाइक अनोवा ये सारी चीज़ें उनके मुंह से निकल रही हों। तो पी वैल्यू, ई वैल्यू, टी स्क्वायर, तो ये नहीं मेरे को कभी सुनने को मिलता किसी से भी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने उसका ज़्यादातर कंटेंट इसी पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो मेरी नज़र में वो बहुत ज़्यादा एकेडमिकली रिग्रेस व्यक्ति है और उसका ओपिनियन मेरे को बहुत मतलब कि एंटाइज कर रहा है और मेरे को पता नहीं है। तो दिस इज लाइक वी आर लाइक वो पूरा का पूरा मैं प्रेमाइज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या सोच करके आज की बकैती हम लोग किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लेकर के जाएंगे। तो जैसे अरेंज मैरिज, लव मैरिज, रिलेशनशिप्स, सोशल मीडिया, पेरेंट्स, इन सब से बहुत लोग रिलेट कर पाते हैं। एज का जो ब्रैकेट जो अपन बात कर रहे थे, वो आई थिंक इट्स जस्ट गोइंग टू बी मच मोर रिलेटेबल टू पीपल इंस्टेड ऑफ बाकी सारी चीज़ें। जैसे ऑफ कोर्स वी आर सिटिंग हियर, तो एकेडमिक तो होगा ही, बट मैं एकेडमिक तो इस नज़र से बोल रहा था बिकॉज लाइक अर्जुन का जो काम है ना, मेरे इतना वो हिट करता है कि दिखता ही नहीं ना मेरे को कोई और व्यक्ति कि जिसके मुंह से मैंने ये टर्मिनोलॉजी भी सुनी हो। बस अपना एक बायोस्टैटिस्टिक्स का कोर्स है, बस वही हल्का हल्का सा याद आता है। और मेरे सबसे बुरी परफॉर्मेंस मेरी जो है इस पर्टिकुलर में थी। जब आप बोल रहे थे ना ये टर्म, तो मुझे याद आ रहा था कि यार ये कहीं सुना सुना लग रहा है, क्योंकि इतना आउट ऑफ टच हो गए हम लोग कि पीएचडी में और मास्टर्स में पढ़ा था, उसके बाद पीएचडी में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो उसके बाद तो अब सदियां बीत गई। मेरा भी जब ही आता है ये पर्टिकुलर हाथ लगाने के लिए, जब तुम्हारा डेटा तुम्हारे पास खूब सारा 3-4 साल लगा करके हाथ में आ गया है, अब तुम ढूंढते हो अपने यूनिवर्सिटी के अंदर में कोई ऐसा बंदा, ओके देखते हैं यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर के कौन खुर्रम कहाँ है, और उसके सामने एकेडमिक्स वाले बंदे तो हैं ही और नॉन एकेडमिक्स वाले हम लोग हैं ही, जिनका इसमें ज़्यादा कुछ योगदान नहीं है। तो हम अपनी तरफ से बात कर लेंगे। इस फील्ड में हमारा तो योगदान नहीं है, सही बात है। ठीक है, डन। कबीर सिंह का शाहिद कपूर और एनिमल का रणवीर सिंह, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत है इसके अंदर। ये टिट्टो एनिमल का रणवीर सिंह है। ये ना बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत।
छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, तूने फोन ठीक से नहीं पकड़ रखा, इस बात में भी गुस्सा आ जाता है, तूने फोटो ठीक से नहीं ली, इस बात में भी गुस्सा आ जाता है। और मुझे पता लग जाता है कि हाँ कि अब ज्यादा होता जा रहा है, तो मैं खुद ही सामने से सॉरी बोल के बात खत्म कर देता हूँ। सॉरी बताए हाँ, बोलो। मैं मतलब जैसे बचपन में अपनी मम्मी बोलता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अब मेरे साथ इसके साथ रहता है कि हाँ शिवानी देखियो यार ये अच्छा लग रहा है, ये कैसे, और मैं इसको बस दिखाता हूँ तो अगले दिन वो ऑर्डर हो जाता है। तो मतलब इसकी तरफ से ये है कि मेरे को कभी भी ना सुनने के लिए नहीं मिलता। अगर ये मना कर देगी तो शायद गुस्सा आ जाएगा। हाँ, तुम्हारे कुछ रेड फ्लैग्स होने के बावजूद भी वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं, बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, थोड़े से नहीं है। मैंने मतलब शुरू से कोशिश किया कि मतलब कुछ भी तकलीफ ना हो, मेरी साइड से कोई तकलीफ ना हो, जो चाहिए सब मिलेगा, सब दूंगी, सब करूंगी, सब कुछ करूंगी, बस मेरे अलावा किसी और के पास नहीं। बट उसके बाद जो चीजें थी मुझे बहुत हर्ट करने लग गई। बिल्कुल टाइम ना देना, साथ रह के भी साथ ना रहना, मेरे को टाइम ना देके झूठ बोल के निकल जाना, फोन स्विच ऑफ कर देना। मैं रात भर जॉब से आ रही हूँ 8 बजे, 8 घंटे की शिफ्ट करके, फिर मैं 8 बजे तक रोड पर खड़े होके वेट कर रही हूँ, इस साइड से गाड़ी लेके आएगा, वो इसी साइड खड़ी होती हूँ, वहाँ पे कॉल कर रही हूँ, दोस्त फोन उठा रहा है, फ्रेंड्स फोन उठा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी तुमने चांस दिया इसको? क्योंकि मैं शुरू से मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। आई होप तुम्हें प्यार वापस मिले भी सही। तुम्हें लगता है कहीं ना कहीं वो ये फायदा उठाता है इस चीज का कि तुम मतलब यू आर टू मच इनटू दिस रिलेशनशिप, यू आर टू मच ऑफ अ गिवर? ये बंदे ने ना जो भी ये वीडियो बनाते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ जरा, जो भी ये वीडियो बनाते हैं वो पर्टिकुलर एक्चुअली उसने लिखा हुआ था अलग से, जब उसने डाला था बोला कि मैं जिसको जब एडिट कर रहा था ना, तो मतलब मैं आई वाज सो कंफ्यूज कि इसको मैं डालूं ना डालूं। और पीपल आर व्हेन दे आर गिविंग इंटरव्यू, लाइक आई थिंक लाइक इन अ सेंस दे आर आल्सो गिविंग द कंसेंट टू ओके फाइन कि आप अपलोड कर सकते हैं इसको, तो बट विल मेक श्योर टू ब्लर इट। तो ये बहुत लोग मतलब कि मैं कल शाम से आई गेस, तो ये थोड़ा सा मेरे फीड में मैंने देखना चालू किया कि किस तरीके के लोग हैं। तो इंस्टाग्राम तो आजकल 5 मिनट के अंदर में सीख जाता है कि उसको क्या दिखाना है, तो उसने मुझे कॉन्स्टेंटली इस तरीके की रील्स देना शुरू कर दिया। तो इनको हम एंकर लेकर के शुरुआत करेंगे। तो सर अभी जैसे आपने रील देखी होगी, आपके दिमाग में तो चल गया होगा भैया ये कि ये ठीक है। तो ये जो आपके दिमाग में अभी चला है ये प्लीज लेट अस गो थ्रू इट, कि हम आपके जहन से अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जब आप देखते हो कि ये दिस इज द प्रॉब्लम, दिस कैन बी अ प्रॉब्लम, तो वो आइडेंटिफिकेशंस किस तरीके से हो रहे हैं, और दूसरा जब उसको सेकंड स्टेप पर लेकर के जाएंगे, सॉल्यूशन की डायरेक्शन में जब हम लेकर के जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तो ये रास्ता में जरा एक साइकोलॉजिस्ट के दिमाग में क्या चलता है वो प्लीज अगर आप ले चले हमें। ठीक है जी। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने देखा, प्रॉब्लम्स इतनी कुछ दिखती नहीं है हमें। मतलब हम जब देखते हैं, एक वो नॉन जजमेंटल व्यू हमें लेना पड़ता है कि भाई यहाँ पे जब तक कोई ना बोले कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि अरे प्रॉब्लम है, आपको लग नहीं रहा है प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम है, तो आप हमारी बात मानो। उसमें उन्होंने एक मेंशन किया था, जो लड़का था आई थिंक, कि पहले मेरी मम्मी ऐसे हुआ करती थी कि मैं जो भी बोलता था ला देती थी, और अब मेरी बीवी ऐसा करती है। तो अब हमारे फ्रॉइड साहब थे, सिगमंड फ्रॉइड साहब, जिनका बहुत मजाक उड़ाते हैं हम तो आजकल साइकोलॉजी में, लेकिन वो ये कहते थे कि आप जब बड़े हो जाते हो, आप वही रिलेशनशिप एक्सपेक्ट करते हो दूसरे सेक्स के साथ जो आपके अपनी मम्मी के साथ है। मतलब लड़के अपनी मम्मी के साथ एक्सपेक्ट करते हैं। फिर यूंग जी आए थे, उन्होंने बोला था कि लड़कियां भी ऐसे करती हैं, लड़कियां अपने जो फादर के साथ जो रिलेशनशिप था वो एक्सपेक्ट करती हैं अपने हस्बैंड के साथ। और ये मतलब इतनी एक पचकानी बात लगी जो साइकोलॉजिस्ट थे वहां पे उस टाइम पे, जो थोड़े साइंटिफिकली माइंडेड लोग थे, कि भाई हम कैसे टेस्ट करें ऐसी चीज को, कैसे इसको समझें, कैसे इसको एक्सपेरिमेंट करें इस पे। तो उसको नकार ही दिया बेसिकली, मतलब इग्नोर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर वो इंडिया में होते, अगर वो इंडिया में हमें देख पाते तो उनको होता कि अरे ये रहा प्रूफ, ये रहा प्रूफ, ये रहा प्रूफ। हर जगह यही होता है कि लोग या तो कोई ऐसा ढूंढ रहे हैं जो उनके पेरेंट जैसा हो, या उनके पेरेंट के एकदम ऑपोजिट हो। तो हम ड्रिवन अपने चाइल्डहुड से ही हैं कि हमारे बचपन में कैसा हुआ करता था और अभी कैसा है, वो ड्राइव वहीं से आ रही है। या तो एकदम वैसा सा चाहिए जैसी रिलेशनशिप वैसा था, या उसका एकदम ऑपोजिट चाहिए कि उन्होंने हमें बहुत डांटा तो हमें अब ऐसा चाहिए जो बिल्कुल ना डांटे, या उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया तो हमें अब ऐसा चाहिए जो हमें सिर्फ प्यार देता रहे और वो कभी खत्म ना हो, कभी ना बोले, कभी खत्म ना करें उसे। अब दूसरे इंसान के लिए दिक्कत है क्योंकि वो देने को तैयार है प्यार, जितना प्यार दे सकते हैं देने को तैयार है, लेकिन वहां पे एक सेल्फ डिफीटिंग मैकेनिज्म मान लो, आप अपने आप को डिफीट करने लग जाते हो, क्योंकि आप ये प्रॉमिस करते हो कि यू विल डू एवरीथिंग पॉसिबल, बट अल्टीमेटली यू आर अ ह्यूमन बीइंग। आप एक इंसान ही हो, आपकी इवेंचुअली नीड्स आएंगी, आपकी इवेंचुअली डिमांड्स आएंगी,
आप हमेशा के लिए ऐसे नहीं बोल सकते कि हम सिर्फ आपके हैं, सिर्फ आपके लिए ही हैं। आपका एक खुद का सेल्फ भी आ ही जाता है रिलेशनशिप में। तो रिलेशनशिप में वही होता है ना, डायनामिक होता है, दो लोग हैं, उन दोनों के बीच का आपस का रिलेशनशिप है। एक इंडिविजुअल की खुद की आइडेंटिटी है, दूसरे की खुद की आइडेंटिटी है, और उनकी एक दूसरी आइडेंटिटी है जो रिलेशनशिप वाली आइडेंटिटी, वो एक डायनामिक है दोनों के बीच का। तो अब ऐसे सिचुएशंस में अगर एक की आइडेंटिटी गिविंग की ही बन जाए, रिसीविंग की ना हो, इवेंचुअली दैट पर्सन विल स्टार्ट डिमांडिंग कि भाई कुछ तो करो, कुछ तो करो, क्योंकि रिलेशनशिप में वरना मैं ही हूँ। आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप तो बस कन्वीनियंस के लिए हो यहाँ पे, क्योंकि आपको जो चाहिए वो सब मिल रहा है यहाँ पे, आपका कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। सो उस वजह से आप इवेंचुअली डिमांड करने लग जाते हो थोड़ा सा। अब सामने वाले को लगता है यार पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, पहले तो तुम ऐसा कुछ नहीं करते थे, पहले तो तुम्हें ये सब अच्छा लगता था, अब एकदम से क्या हो गया, अब क्या कर रहे हो तुम। उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होता है कि भाई अब या तो वो दूसरा बंदा भी थोड़ा एफर्ट डालने लगे, थोड़ा इनपुट डालने लगे, थोड़ा केयर करने लगे रिलेशनशिप में, या फिर वो जो इंसान होता है जो अब तक गिवर था वो पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है और बोलता है कि चलो अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारी या तुम्हारा हूँ, एंड मेरा कोई वजूद ही नहीं है, आई एम कम्प्लीटली योर्स। जिसको पोएट्स जो होते थे वो बोलते थे फना हो जाना, कि आपकी पूरी कंप्लीट ईगो डिस्ट्रक्शन हो जाती है। यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग एनीमोर, यू आर जस्ट समबडी हु इज अटैच्ड टू अनदर पर्सन। तो मेरे दिमाग में जब ये सब चल रहा था, मैं ये देख रहा था कि कितने सेल्फ डिफीटिंग पैटर्न्स हैं यहाँ पे, दोनों लड़के में भी और लड़की में भी, कि वो अपने आप को एक रोल में ढाल लेते हैं, लेकिन वो रोल आपकी पूरी नीड्स को, डिमांड्स को पूरा नहीं करता, तो आप वो रोल चेंज करना चाहते हैं। एंड जब आप वो रोल चेंज नहीं कर पाते या करना चाहते तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। और फिर अगर आप उसको समझोगे नहीं तो एक बार के लिए शांति हो जाएगी, थोड़े दिनों के लिए शांति रहेगी, थोड़े महीनों के लिए शांति रहेगी, थोड़े सालों के लिए शांति रहेगी, लेकिन फिर से वही लड़ाई हो जाएगी कि तुम तो कुछ केयर ही नहीं करते, तुम तो कुछ एफर्ट ही नहीं डालते, तुम तो ये नहीं करते, तुम तो वो नहीं करते। तो ये अगर आप उसको सोल्यूशन पे ना जाओ, आप उस कोर इशू को ना समझो, ये पैटर्न्स कहाँ से आ रहे हैं आपके, तो आप वही चीज़ें रिपीट करते रहोगे और आपको लगता रहेगा कि ये तो बार बार होता रहता है और आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। और वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का रोल आता है, इन पैटर्न्स को समझना, इन रिपीटेड पैटर्न्स को, इन सेल्फ डिफीटिंग मैकेनिज्म्स को समझना, और आपको हेल्प करना कि इनको कैसे ब्रेक किया जाए और नए बेटर मैकेनिज्म्स लाए जाए। एक 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 इंटरेस्टिंग टेक है, अगर किसी ने मतलब मेरे को बहुत सारे टीवी शोज में देखता रहता हूँ और सभी में साइकोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है, बट इसमें जब मैं देख रहा था ना इसको, जब आपने बोला तो एक मुझे याद आ रहा था कि हाउ आई मेट योर मदर एक शो है, अगर किसी ने देखा हो तो उसमें एक एपिसोड है जो डेडिकेटेड है इसी बात के लिए कि यू एंड अप विथ योर लाइक समवन वेरी सिमिलर टू योर फादर और वेरी सिमिलर टू योर मदर। एग्जैक्टली वो पूरा एपिसोड उन्होंने डेडिकेट किया है, वेरी फनी। बट उसमें उन्होंने यही बात बताई है कि ऐसा होता है अक्सर कि आप अपने पिताजी की तरह या आप अपने मम्मी की तरह एक लोगों को ढूंढते हो। बिल्कुल, मैं दिमाग में मेरे वही घूम रहा था बार बार एग्जैक्टली सेम। ये जो इडिपस और दूसरा वाला कौन सा था, मतलब इडिपस और इलेक्ट्रा। तो इसके अंदर में जब आपने एक पर्टिकुलर लाइन कही कि जब या तो आप इस स्थिति की वजह से या तो बिल्कुल आइडेंटिकल या फिर ऑपोजिट व्यक्ति की खोज में निकल जाते हैं, तो मेरा तो ये सवाल है कि फिर ये दो स्टेटमेंट्स में दुनिया कवर नहीं होगी, क्योंकि जब भी हमें व्यक्ति मिलेगा उसकी अगर कुछ मिलती सी मिली प्रॉपर्टीज, तो हम उस पे तुरंत लेबल लगा देंगे कि देखा तुमने तो बिल्कुल आइडेंटिकल वाला ढूंढ लिया। और अगर उसकी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट स्टेट हुई दोनों के बीच में, तो हम बोलेंगे देखा ऑपोजिट है, हम पहले ही बोला था। लेकिन दोनों ही मतलब वही है ना कि दो कदम में संसार नाप लिया कि मेरे पास तीसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि इज दिस एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि इन दो के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं ना मेरे पास। एक तो ये वाला पर्टिकुलर, इफ यू कैन टेल मी। दूसरा, इसी में जब आप बता रहे थे कि व्यक्ति को लगने लगता है कि भाई ये सामने वाला व्यक्ति कर ही नहीं रहा है, जब आप ये वाली बात मेंशन कर रहे थे, तो उसके अंदर में देयर इज दिस लाइक ह्यूमन बिहेवियरल बायोलॉजी के तो बहुत वो है, मतलब कि एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो वो वाला एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर में जब भी रिलेशनशिप में लोगों से पूछा गया कि भाई तुम क्या लगता है कि तुम इस रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए या मेंटेन करने के लिए कितना % देते हो, तो हमेशा कपल का जो ऐड करके आता है वो 120 to 160% के बीच में चला जाता है, क्योंकि अपना
इनपुट सबको नज़र आता है कि भई मैं झेल रहा हूँ या मैं देखो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को बचाने के लिए कितना ज़्यादा कर रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर तो पहले वाले का आंसर और दूसरा वाला खाली मेरे को मेंशन करना था। देखो आपने ना वो साइको एनालिसिस की सबसे बड़ी जो क्रिटिसिज्म है वही पकड़ लिया आपने, और बहुत सही किया। क्योंकि साइको एनालिस्ट जब इस बारे में बात करते हैं, फ्रॉइड भी जब करता था, ये होता था कि भाई हम आपको गलत प्रूव कैसे करें, आपने दोनों तो कवर कर लिए। आपने ये भी बोल दिया कि आपकी मम्मी की तरह बिल्कुल नहीं दिखता तो भी आप सही हो, अगर उनकी तरह दिखता है तो भी बिल्कुल सही हो। तो अब उसमें वो बोलते थे कि यार देखो, आप या तो जब किसी पार्टनर को ढूंढ रहे होगे, ऐसा तो होगा नहीं 100% उनके जैसा मिलेगा या 0% उनके जैसा मिलेगा। आप उसमें थोड़ी क्वालिटीज ढूंढ रहे होगे, आप चाहो ना चाहो आपकी अनकॉन्शियस आपको उसी तरफ लेके जा रही होगी, ठीक है। अब उसका इसी वजह से इतना उनका क्रिटिसिज्म होता है, इतना उनको डिस्कार्ड कर दिया गया है कि उन्होंने एक वो जो डिस्प्रूविंग की होती है ना, इसलिए बहुत सारे लोग आपको ये भी मिलेंगे साइको एनालिसिस इडिपस कॉम्प्लेक्स को सूडो साइंस ही मानते हुए मिलेंगे कि भाई आप इसको गलत प्रूव कर ही नहीं सकते, आप कोई ऐसा डेटा कलेक्ट कर ही नहीं सकते जहां पे कोई गलत प्रूव हो जाए। तो अब फ्रॉइड साहब तो ये कहते थे कि इसके अलावा भी एक तीसरी ऑप्शन होती है जहां पे आप एक इंसान को एक इंसान की तरह ही देखो, आप उसमें अपने ना तो माता पिता को ढूंढो ना उनकी किसी शैडो को ढूंढो, कि हम अपने आप को बाइनरीज में कन्फाइन कर लेते हैं क्योंकि हमें बाइनरीज कंफर्टिंग लगते हैं कि या तो आप उनकी तरह हो या नहीं हो। जैसे आपने बोला ना ये दो ही ऑप्शंस है, वो बोलते थे ऐसी नहीं है, ऐसी तीसरी एक ऑप्शन भी है जहां पे आपके सामने जो एक इंसान है वो एक इंसान ही है, एक पूरा इंसान है जिसकी खुद की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, खुद की एक इंटरनल लाइफ है, एंड आप उसको समझने की कोशिश करो। तो उन्होंने इससे निकलने की कोशिश करी, लेकिन मतलब ज़्यादा लोग ने उसे माना नहीं। जो साइको एनालिस्ट उनके फॉलोअर्स हैं उन्होंने मान लिया, वो तो मान ही लेते हैं, वो कुछ भी बोले वो हो जाता है। अब दूसरी बात जो आपने बोली कि हमें दूसरे का, हमें खुद का एफर्ट दिखता है दूसरे का नहीं दिखता, यार वो देखो आई थिंक एक ह्यूमन नेचर होती है कि वी ऑलवेज ओवर एस्टिमेट आवर ओन contributions to something, एंड सामने वाला का हमें ये लगता है कि वो ना खुश रहता है, वो एक रहता है कि दे कैन डू मोर, दे कैन डू मोर। अब जो स्टडीज आपने शेयर करी है मैं भी उनको देखना चाहूंगा कि कैसे होता है, लेकिन यही दिक्कत होती है कि रिलेशनशिप में आप एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी मेंटेन करना चाहते हो लेकिन आप रिलेशनशिप को भी नहीं खोना चाहते, तो इसलिए आप ये सोच लेते हो कि यार आई एम डूइंग मोर, आई एम डूइंग अ बिट मोर। अगर वो भी सामने वाला इतना एफर्ट डाल दे तो फिर मेरे ऊपर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। वो एक थोड़ा एक डिफेंस मैकेनिज्म ही है ना अल्टीमेटली, थोड़ा अपने आप की ईगो बचाने के लिए कि आई एम द बेटर लवर आउट ऑफ द टू, आई एम द बेटर कंट्रीब्यूटर आउट ऑफ द टू। एक और बहुत प्यारी स्टेटमेंट आपने बोली थी जो कि मुझे अभी स्ट्राइक की कि विच इज के 3 लोग आ जाते हैं द मोमेंट रिलेशनशिप स्टार्ट्स टू एग्जिस्ट। 3 लोग हैं, यू मी और हम, एंड ये दिस इज वन ऑफ द, मतलब मेरे को बहुत कंपैरेटिवली कम लोगों को याद होगा, ये पर्टिकुलर मूवी भी थी और इसी नाम से थी। तो इसके राइटिंग, मतलब गाना बहुत प्यारा था कि तुम भी रहो हम भी रहें, मतलब कि मैं भी रहूं और हम भी रहें, ये मतलब कि वाज द सेंट्रल आइडिया। तो मैं हम जो आ जाता है जब, क्या नाम है, ये पर्टिकुलर मैं और तुम के डायनेमिक्स को किस तरीके से चेंज करता है, या हम डू वी इवन साइकोलॉजी के अंदर में, या जो रिलेशनशिप के बाद जो कपल बन रहा है वो एक फैक्टर पॉइंट है भी, या फिर मैं आई एम रीडिंग टू मच इनटू इट? नहीं बिल्कुल फैक्टर है। अब मैं वही बोलूंगा कि अकेडमिक साइकोलॉजी को अगर आप मानोगे तो वो बोलेंगे कि भाई हम दोनों की पर्सनालिटी को समझेंगे, दोनों की पर्सनालिटी, दोनों के कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल्स, दोनों के अटैचमेंट स्टाइल्स को समझेंगे, फिर हम, अगर आप उन एलिमेंट्स को समझ लोगे तो आप रिलेशनशिप को समझ लोगे, ठीक है। वो एक थोड़ा एटमिस्टिक पर्सपेक्टिव है रिलेशनशिप्स का, ह्यूमन साइकोलॉजी का, जो हम एक नेचुरल साइंसेस से बोरो करना चाहते हैं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, कि अगर आप एलिमेंट्स को समझ लोगे, इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को समझ लो, दूसरे इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को समझ लो, एक इंडिविजुअल के रिलेशनशिप स्टाइल को समझ लो, अटैचमेंट स्टाइल को समझ लो, अगर इंडिविजुअल्स को समझ लोगे तो आप जो उनका कॉम्बिनेशन होगा उसको भी समझ लोगे। वो एक व्यू है। जो व्यू यूज एक्चुअली करते हैं जो रिलेशनशिप काउंसलर्स होते हैं, वो फिर से वो साइको एनालिटिक वाला आ जाता है, जहाँ पे ये होता है कि देखो आप दोनों हैं बट द सम इज ग्रेटर देन द पार्ट्स। तो अगर आपको एक जो रिलेशनशिप में आपके जो पैटर्न्स हैं, आपके जो बिहेवियर्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स बार बार बन रहे हैं, उसके लिए आपको जो एक वो दोनों के बीच में जो स्पेस है ना, जिसको आपने बोला कि हम हैं दोनों के बीच में, उसको भी समझना पड़ेगा।
उसमें आप कैसे उनसे लड़ते हो, या तो आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हो, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हो तो क्यों करते हो, आपके बचपन में ऐसा क्या हुआ कि आप अवॉइडेंट टाइप बन गए, बचपन में ऐसा क्या हुआ कि आप बहुत ही भिड़ने वाले बंदे बन गए, कि आपको भिड़ना ही पसंद है, बात बात पे लड़ने लग जाते हो। वो सारी चीज़ें फिर उसमें साइको एनालिटिकल थ्योरी एकदम अलग हो जाती है, अपनी साइकोलॉजी थ्योरी एकदम अलग हो जाती है। अब जो जो नॉर्मल सुनने वाले होंगे उनके लिए तो दोनों सेम ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है अगर हम साइंस की साइड से देखें। और अगर इसमें अगर मैं पूरा स्पेक्ट्रम लूँ, क्योंकि एक स्पेक्ट्रम में बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट टू मतलब साइकाइट्री रख लो, ठीक है, बिल्कुल इधर की साइड कि भाई मुझे पता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये फला चीज़ देने पर इसकी ये पर्टिकुलर चीज़ हो जाएगी प्रॉपर। और बिल्कुल अगर इस स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ साइकोसोमेटिस या फिर जो हमारे जावेद अख्तर साहब के भाई का क्या नाम था, वो जो उनका इंटरव्यू था, जो सपने मतलब वो लोग जो सपने को इंटरप्रेट करते हैं, सलमान वो- अख्तर, सलमान हाँ अख्तर वो सलमान, साइको एनालिस्ट, सलमान अख्तर साइको एनालिस्ट ही हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो एक ये पर्टिकुलर इधर जाएगा, तो ये वाली पर्टिकुलर दुनिया है जहाँ पर आप लोगों के सपने ही इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं, और उसमें केला से लेकर के जो भी है क्या। तो फॉर यू पहले तो जनरल कंसेंसस क्या है साइकोलॉजिस्ट के बीच में कि वो कहाँ पर लाइन खींच रहे हैं सूडो साइंस की, कि अच्छा ये इससे इधर तो भैया मैं भी नहीं जाऊंगा, मतलब इससे उधर तो अल्लाह कुछ ज्यादा ही हो गया। ये तो शादी हो और जाएगा। और वो आपके लिए आप कहाँ लाइन वो खींच रहे हो। हाँ, देखो मेरे हिसाब से ये दोनों अलग लेवल्स ऑफ एनालिसिस हैं। पहले तो एक तो होता है लेवल ऑफ एनालिसिस बायोलॉजी का, न्यूरॉन्स को समझने का, जो न्यूरोलॉजी में आता है, न्यूरो साइंस में आता है, कि न्यूरॉन में कब क्या हो रहा है, उसको अगर हम समझ लें तो पूरे इंसान को समझ लेंगे। वो एक लेवल ऑफ एनालिसिस ही है बायोलॉजी वाला। साइको एनालिसिस वाला जो लेवल ऑफ एनालिसिस है वो, उसको मैं यूजफुल मानता हूँ, कभी कभी काम आ जाता है, बट उसको अगर आप पूछोगे कि भाई साइंटिफिक है कि नहीं, मैं उसे साइंटिफिक नहीं मान सकता, क्योंकि वो साइंटिफिक की हमारी अगर प्रॉपर की डेफिनेशन मान लें कि फॉल्सिफाई तो कर पाए, बेसिक सी डेफिनेशन कि कोई अगर थ्योरी आप दे रहे हो तो उसे फॉल्सिफाई कर पाए, वो उसमें नहीं लाई करता, उसको फॉल्सिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल लोग कोशिश कर रहे हैं, एक नया स्कूल निकल रहा है न्यूरो साइको एनालिसिस का, कि न्यूरो यार हम इसको न्यूरो पीछे से जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ दो, क्योंकि पीछे देखो साइको एनालिसिस वाले बोलते थे कि आपके दिमाग में अनकॉन्शियस प्रोसेसेस चल रहे हैं जो आपको पता नहीं है। न्यूरोलॉजी जब डेवलप हुई, एफएमआरआई जब डेवलप हुआ 1990s में, तो पता चला यार दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं जो हमें नहीं पता, दिमाग में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग चल रही होती है पूरे टाइम जो हमें नहीं पता चलती, बियॉन्ड आवर कॉन्शियस अवेयरनेस। तो अब दोनों को पीछे से जोड़ रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग स्पेक्ट्रम पे है ही नहीं, अलग अलग स्पेक्ट्रम पॉइंट्स है नहीं, ये सेम ही है। मैं कहाँ पे लाई करता हूँ, मैं तो भाई देखो इस साइको एनालिसिस से परे ही हूँ, वो मैंने 2 साल अपनी मास्टर्स में पढ़ा था। मेरे 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 अंदर जो एक एम्पिरिसिस्ट है वो नहीं मान पाता इन सब चीज़ों को। जैसे आपने सलमान अख्तर की बात करी, तो साइको एनालिसिस में बहुत बड़ा नाम है उनका, लेकिन वो ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कई बार कि हमें लगता है कि यार क्या बोल रहे हो आप, ऐसे ऐसे थोड़ी होता होगा। तो तो वही है कि हर साइकोलॉजिस्ट से आप बात करोगे उनके लिए अलग अलग लाइंस होंगी, कुछ लोग तो उससे भी आगे चले जाएंगे, कुछ लोग तो बोलेंगे कि साइको एनालिसिस डज नॉट गो फार इनफ, साइको एनालिसिस का तो एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्शन है, उसका हाँ प्लैनेट हाँ से हाँ, भी कनेक्शन। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। वो और यूंग वाली जो कार्ल हम्म, यूंग है वो उस डायरेक्शन में चले गए थे कि प्लैनेट्स भी हम सबको इफेक्ट करते हैं, एंड ये कल्चरल आइडिया है तो कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे। तो ठीक है, वो सब भी एक है उधर, लेकिन मैं उस साइड नहीं जाता। मेरे को तो पर्सनल लगता बायस है तो कि हर किसी का हाँ आ ही जाता है ना, पर्सनल बायस तो अपना आ ही जाएगा, और जितना पुराना इंसान होगा उसका उतना ज़्यादा पर्सनल बायस होगा। इसमें पर भी इसमें मतलब इस हाँ, बोलिए। सॉरी बोलिए, सॉरी बोलिए। सॉरी, प्लीज प्लीज प्लीज, माय नहीं, बैड माय सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसा आपने बोला ना कि इसको प्रूव नहीं किया, मतलब फ़ॉल्सिफ़ाई नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है, क्योंकि और इसमें जैसे पुरानी बात है उसमें मुझे एकदम से याद आया कि जो 2 इंसान हैं जो आपस में मिले हैं, उनका जो रिलेशन है, उसकी जो एज है, उस पर भी तो डिटरमाइन करेगा ना कि कब हम बोलेंगे कि तुम और मैं और हम। अगर फॉर हाँ, एग्ज़ाम्पल कोई इंसान बहुत सालों से रिलेशन में है तो वो हम वाला फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा। जो कोई हाँ। कम, मतलब जो यंग लोग हैं उनके लिए तुम और मैं, मतलब इंडिविजुअल वाला फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा। तो दोनों एज रिलेशन की कितनी मायने रखेगी इस केस में, मैं ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। देखो बिल्कुल सही बात। अब जैसे मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ रवि, है ना, पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी मैं हूँ, आप हो, हम एक दूसरे को ज़्यादा नहीं जानते। लेकिन जितनी राइट। बात करेंगे आप कुछ ऐसी बातें बोलोगे जिससे शायद मेरे कोई पर्सपेक्टिव्स चेंज हो जाएंगे,
शायद ऐसा हो कि हम इतनी बातें करते रहें, इतनी अच्छी दोस्ती बन जाए कि एक पॉइंट पे आपकी आवाज़ मेरे अंदर ही बैठ जाए, इंटरनलाइज़ हो जाए, कि अगर रवि होता इस सिचुएशन में तो वो क्या बोलता? वो धीरे-धीरे फिर आप मेरे को इन्फ्लुएंस करने लग जाओगे, मैं आपको इन्फ्लुएंस करने लग जाऊँगा, और वो धीरे-धीरे हम एक-दूसरे के और करीब आते रहेंगे। जितनी बातें करते रहेंगे, जितना हम एक-दूसरे से इंटरैक्ट करते रहेंगे। तो शुरू में जब बिल्कुल इंटरैक्शन नहीं है, बिल्कुल कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो हम एकदम अलग-अलग हैं। ओवर टाइम द मोर वी इंटरैक्ट, द मोर क्लोज़र वील गेट, द मोर वील इन्फ्लुएंस ईच अदर, एंड वो जो हम वाली स्पेस है, वो बड़ी होती रहेगी। एंड जितना हम बात करेंगे, जैसे अब 24 घंटे में मान लो हम 10 घंटे बात करने लग गए, होप नॉट, बट अगर करने लग गए तो वो फिर ऐसा हो जाएगा कि बस हम दोनों एक ही इंसान बन गए। आप ये नोटिस करोगे कई रिलेशनशिप जो बहुत लंबे टाइम के लिए चलते हैं, उसमें एक पॉइंट के बाद लगता है यार ये तो एक ही इंसान है, मतलब सोचते भी एक तरीके से हैं, खाते भी सेम चीजें हैं, और सोचते भी हर चीज सेम है इनके बारे में, और अलग ही क्या रहा, वो हम वाला एरिया जो है बहुत बड़ा हो जाता है एक पॉइंट के बाद। अच्छा, इसके अंदर में ये अभी आपने बोला कि आपके लिए थोड़ा सा साइको एनालिसिस वाली जो दुनिया है वो थोड़ी सी उसमें चली जाती है, मतलब जिस पे आप नहीं मतलब पिन डाउन करना चाहोगे, तो इसमें भी क्या ये बोला जा सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन के बंदे ने क्या लिया था, उसका बेसिक्स क्या रहा था? अगर 11th-12th में साइंस है और साइंटिफिक एप्टीट्यूड है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है इंडिया में 11th-12th में अगर साइंस लियो और साइंटिफिक एप्टीट्यूड हो, तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति अगर साइकोलॉजी वाली दुनिया में जाता है तो वो थोड़ा सा साइको एनालिसिस से दूर रहेगा, क्योंकि समहाउ इन इनडायरेक्ट सेंस ही इज बीइंग ट्रेन्ड कि भाई कम से कम पता करूं कि कैसे पता की जा सकती है, कैसे झुटलाई जा सकती है, हाँ पता तो चले। और एज कम्पेयर टू दोज पीपल, लेट अस से कि लिटरेचर से है कोई व्यक्ति, जो इंडिया में वैसे चलता है, बाहर इतना नहीं चलता है कि भैया तुम्हारा साइंस से हो, आर्ट से हो और कॉमर्स से हो। सो इफ़ यू आर फ्रॉम आर्ट्स या क्या ह्यूमैनिटीज़ प्रेफर्ड वर्ड, तो अगर ह्यूमैनिटीज़ से हैं तो शायद आप इस पर्टिकुलर चीज़ को ज़्यादा एंटरटेन कर दो। और मेरा एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है, मेरे को लगता है कि इन दोनों की जो लड़ाई हुई है ना, कि जावेद अख्तर और सलमान अख्तर, क्योंकि अगर इफ़ यू सी दोनों की पर्सनैलिटी और हाउ डू दे कंडक्ट देयर सेशंस, एक बंदे को रिचर्ड डॉकिंस प्राइज़ मिला हुआ है, समझ रहे हो? डॉकिंस प्राइज़ मतलब पिनेकल पे जा रहा है एक बंदा इस पर्टिकुलर चीज़ के कि भाई ये साइंस के बारे में, हाँ साइंस के उसको लेकर के, और एक व्यक्ति बैठ करके मतलब कि ललन टॉप के इंटरव्यू में बता रहा है कि अगर सपने में केला आता है तो उसका क्या मतलब है। तो कहीं ना कहीं एक ये तो मतलब और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन आई कैन कि कम से कम जब ये लोग बैठे होंगे, जब अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ रहे होंगे, तो कभी कभी इन चीजों को लेकर के भी कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा। इट कुड बी वन ऑफ दोस 100% हुआ होगा, 100%, वो तो नो डाउट अबाउट दैट, एज आई लाइक नो मतलब आप जावेद ये अख्तर भी सर। सोचो ना, सलमान अख्तर एमबीबीएस के ही डॉक्टर थे, साइकाइट्री में गए, फिर उसके बाद साइकाइट्री में गए जब वो, तो वो साइको एनालिसिस से इंट्रोड्यूस हुए, एक कोई लेक्चर अटेंड किया था उन्होंने, आई थिंक विनीकॉट या किसी का, और उससे वो इतना इन्फ्लुएंस हो गए कि यार ये जो बातें बोल रहा है वो हमारे क्लिनिक में होती रहती हैं रोज, और मेरे को पता भी नहीं है कि इसकी पूरी थ्योरी है पीछे। तो उसके बाद वो साइको एनालिसिस में चले गए, और जावेद अख्तर जी वो फिर एकदम दूसरी साइड में चले गए, क्योंकि उन्होंने दूसरी साइड देखी है ना, सुपरस्टिशन में मानने की, डॉगमाज में मानने की, उससे क्या क्या हो सकता है, तो ये फिर वही बताएंगे क्या क्या होता है। तो ये तो वैलिड एग्जांपल है भाई, दीपक चोपड़ा एम्स दिल्ली से मेरे दिमाग में एग्जैक्ट यही नाम आया था, वी थिंक अलाइक। एम्स दिल्ली, दीपक चोपड़ा जैसे लोग बन जाते हैं ना, कि वो भी एमबीबीएस, मतलब आई थिंक ही इज एमएस और एमडी इन, मतलब एमबीबीएस तो है एटलीस्ट उसका, और मतलब पॉइंट है कि एम्स से एमबीबीएस है वो बंदा, बट खैर मतलब कि वो भी बन जाते हैं। और कौन है एमबीबीएस? देवदत्त पटनायक भी एमबीबीएस है, लेकिन एटलीस्ट लाइक ही इज इन राइटिंग उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। नेक्स्ट सेगमेंट विल बी द जनरेशन गैप, जो हम तीनों हैं 10 मतलब के अलग अलग डिकेड के लोग, 20s 30s एंड 40s वाले। तो लेकिन मैं इसको पिन पॉइंट नहीं कर सकता, क्योंकि जिस हिसाब से अर्जुन का एक्सपोजर रहा होगा चीज़ों को समझने का, तो उम्र में हम हैं मतलब, लेकिन इंटेलेक्चुअली हो सकता है कि हम में से हो सकता है भैया का दिल तो बच्चा है जी वाला सीन चल रहा हो। सो दिस इज द रील जिसको हम एंकर बनाएंगे, और देन विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ के जनरेशनल गैप वाला जो पंगा चल रहा है, कि वाकई में है क्या, मतलब कि या फिर ये हवा हमने बना रखा है। क्योंकि एरिस्टोटल के ज़माने से एरिस्टोटल अपने नेक्स्ट जनरेशन को गरिया रहे हैं, भैया इनसे ज़्यादा बेवकूफ़ प्राणी तो आज तक नहीं हुए, से लेकर के आज तक हम यही सुन रहे हैं कि ये जो जेनजी आ रहे हैं ये जो है किसी काम के नहीं है। से एरिस्टोटल से लेकर के जेनजी तक की दुनिया में एक बात जो हमेशा कॉमन रही, वो है कि अपनी अगली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको गरियाना। आजकल के बच्चों को तो कुछ ही नहीं पता, आजकल के बच्चों को कुछ नहीं पता। ट्रू, तो ये रही हमारी रील। पोस्ट केसेस इतने सारे, लैक ऑफ पेशेंस,
अकॉर्डिंग टू यू क्यों हो रहे हैं डिवोर्स केसेस इतने सारे? Lack of patience. They don't want to sit and understand the other person's viewpoint. And I think the younger generation has a bit of an ego problem. So we try to understand the other person's perspective, listen to him, and the basic thing is when we are wrong, we are ready to admit it. Okay, we are wrong. I think that is lacking in the younger generation. शी इज स्टिल प्रिटी सोफिस्टिकेटेड फॉर लाइक द मोमेंट शी इज एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ, जो जिस तरीके का वो है बहुत तगड़ा है, लेकिन फिर भी दैट बॉटम लाइन स्टेज इंटैक्ट कि हो तो तुम में अगली जनरेशन वाले कमी नहीं कि तुमके के मतलब पूरे कॉमेडी सेटअप्स क्रिएट हो रहे हैं केवल और केवल जेंजीज पे कि ये तो जी आते हैं। और अभिषेक गांगुली का सेटअप है, बोलता है कि ये आजकल के लोग मिलेनियल्स को तो जो बोल दो कि भाई साहब ये काम हो जाएगा, हाँ जी सर हो जाएगा हो जाएगा, बोले कि ये जेंजीज काम करने मना कर दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये मेरे स्किल सेट से मैच नहीं होता है। बोला ये कौन सी प्रॉब्लम होती है, सीखो। तो बहुत तगड़ा चल रहा है। तो नेक्स्ट हमारा जो एंकर रहेगा अगले कुछ मिनटों के लिए इज द जनरेशन गैप, और फिर उसके अगली वाले सेशन में हम ये जनरेशन गैप किस तरीके से अपने आप को एग्जिस्टेंस में लेकर के आ रहा है अलग अलग प्रॉब्लम्स की फॉर्म में। तो अगले कुछ सेशंस जनरेशन गैप को लेकर के भाई है या फिर हमें लग रहा है खाली इतना बड़ा नहीं है जितना हम बना देते हैं, इतना बड़ा नहीं है। क्योंकि देखो एक पूरी जनरेशन होती है, जनरेशन ऐसी क्या चीज हो सकती है कॉमन मुझ में और मेरी ही उम्र के किसी इंसान में जो कहीं आसाम में किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के बड़ा हुआ है, ऐसी क्या कॉमन चीज़ होंगी उसमें और मेरे में कि हम सब एक जैसे से बन जाएंगे। कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं, कल्चरल इवेंट्स हो सकते हैं, हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, इकोनॉमिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, अगर हम ऐसी सिचुएशन में बड़े हुए जहाँ पे मंदी चल रही थी और घर पे पैसे कम थे तो फिर थोड़ा खाना वगैरह कम था, वो सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं हमें एज अ जनरेशन। बट हम जब छोटी छोटी चीज़ों पे आ जाते हैं ना कि पेशेंस नहीं है, ईगो बढ़ गई है, वो इतना डिफरेंस नहीं है आई थिंक इतने जनरेशन्स के बीच में। आपको ओल्डर जनरेशन्स में भी बहुत कम पेशेंस वाले लोग मिल जाएंगे जो अलग थलग पड़े रहते हैं कहीं पे, जिनका कोई इंटरव्यू नहीं करता, जिनसे कोई बात नहीं करता, क्योंकि पेशेंस कम है तो क्यों ही उनके साथ दिमाग लगाना इतना। और आपको आजकल की जो जेनजी है उसमें भी कई लोग मिल जाएंगे जो बहुत ही डेडिकेटेड हैं, हु आर विलिंग टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर देयर रिलेशनशिप्स एंड दे आर विलिंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक द रिलेशनशिप वर्क। तो वो वेरिएंस ही इतनी है ना, अब स्टैटिस्टिकल टर्म्स में बोलो, वेरिएंस ही इतनी है एक जनरेशन में कि आप उसको जनरलाइज करोगे तो ज्यादातर आपको ओवरलैप ही मिलेगा। छोटी छोटी चीजें होंगी जो आपको डिफरेंसेस मिल सकती हैं ज्यादा से ज्यादा। कभी आपको आपके मुंह से निकला कि यार ये मैं नहीं समझा सकता, देयर इज टू मच जनरेशन गैप, ये व्यक्ति नहीं चमक रहा है इसको? मेरी भांजी के साथ होता है, वो अभी 12 साल की है, तो अभी जैसे ये जेन अल्फा, तो ये 67 अपेरेंटली एक फनी नंबर बन गया इनके लिए। हाँ, और बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल। और मैं उससे पूछ रहा हूँ यार इसमें फनी क्या है, कुछ समझाइए मेरे को। मतलब हमारे टाइम में 69 फनी नंबर हुआ करता था, ये 69 नहीं तो उसको समझा सकते थे, मतलब थोड़ी शर्म आती थी लेकिन समझा सकते थे। तो वो उसने बहुत कोशिश करी मेरे को समझाने की, और मैं नहीं यार ये मेरे दिमाग में मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है ये बिल्कुल भी, ये इनका अलग ही ह्यूमर है, इनका अलग ही कुछ होगा, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे को आराम से बैठ जाना चाहिए कहीं और। तो ऊपर वाले में मतलब कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ऊपर वाले से ऊपर वाला कोई एग्जांपल आएगा, मतलब कि लाइक सीनियर जनरेशन यार पता नहीं, आई थिंक मैं हमेशा उसी अप्रोच से आता हूँ कि कुछ समझ लो, कुछ देख लो, उनके पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर लो क्या इनका क्या मतलब होगा। जैसे मेरा जब इलाज चल रहा था क्लिनिकल डिप्रेशन के लिए, तो बड़े लोग आके बोलते थे नहीं बेटा खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। मतलब जैसे मेरे अंदर बटन है जो मैं दबा नहीं रहा कि अभी खुश हो जाऊंगा, खुश रहा करो, ये नहीं कि रहा करो, खुश हो जाओ, कि अंदर बटन दबा तुम्हारा जो घूम के आओ। तो पहले मेरे को बड़ा गुस्सा आता था कि यार कैसी कैसी बातें बोल रहे हो, पचकानी सी, मतलब यहाँ मैं बीमार बैठा हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा समझ में आने, मतलब मैंने एफर्ट डालने की कोशिश करी कि थोड़ा उनको भी समझ लें कि उन्होंने यही समझाया, अगर वो भी जब ऐसा कुछ महसूस किया करते थे, उनको यही बोलते थे कि खुशी रहे, चू आगे बढ़, तेरे को क्या करना है ये सब सोच के। वो बस रिपीट ही कर रहे हैं जो उन्होंने पहले सुना हुआ था। तो मेरे को बड़े लोगों के साथ इतना नहीं होता जितना मेरे को छोटे लोगों के साथ अब होने लग गया धीरे धीरे, कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या माइंडसेट आ रहा है इनका।
नहीं और कोई एग्जांपल बच्चों के में ही, अगर बच्चों के साथ ही अगर इंटरेक्शन, इस तरीके का इंटरेक्शन, जनरेशनल गैप वाला इंटरेक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा हो रहा है? और तो अभी दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन वो बच्चों के साथ ही निकलेगा जो। भैया आपका आपका क्या है भैया, क्योंकि आप हम सब में तीनों में सीनियर हो, आपके प्लीज ये इंटरेक्शन ज्यादा फनी होंगे या ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे कि जिसमें आपको लगता है, क्योंकि सेकंड लाइक आपका तो वो भी है ना, समझ रहे हो कि मैं आपको बताता हूँ, हाँ हाँ मैं आपको प्लीज। बताता हूँ कि इसमें हमारे घर में 3 जनरेशंस हैं। मैं हूँ मिलेनियल, मेरा जो बड़ा बेटा है वो है जेन ज़ी, और उससे नीचे वाला है जेन अल्फ़ा। तो 3 जनरेशंस हैं। और जब मैं और जो आपने बोला ना कि जनरेशन गैप नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जहाँ तक समझा है कि जनरेशन गैप आता है कम्युनिकेशन के लेवल पर। हाँ, कि जब मैं अपने बड़े वाले बेटे से बात करता हूँ, तो देयर आर सम थिंग्स व्हिच आई, जैसे आपने बोला ना कि 67, मतलब देयर आर सम थिंग्स जो मेरे सर के ऊपर से जा रही है, मुझे कोई हवा नहीं है कि वो क्या बात हो रही है और किस लिए वो बात चल रही है और उस टर्म का मतलब क्या है, तो कोई लेना देना नहीं है। और उससे छोटा वाला तो अभी बहुत छोटा है, मतलब जो मेरा छोटा वाला है, तो ही हैज़ हिज ओन सेट ऑफ आइडियाज़ जो कि बिल्कुल ही अलग हैं, बट ही हैज़ मतलब अलग लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, जो कि शायद हमारे ज़माने में जो मैं बोल सकता हूँ कि वो बिल्कुल नहीं थी। मतलब हम लोग टायर घुमा रहे थे या फिर पत्थर से खेल रहे थे, सितोलिया बोलते हैं जिसको, आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, कि हमारे पास कुछ नहीं होता था तो हम 7 गरम पत्थर लगा के सितोलिया खेलते थे, क्रिकेट बॉल बॉल होती थी, सिर्फ बैट नहीं होता था। तो उस लेवल से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आ गए हैं, जब वो बोल रहा है कि मेरे लिए प्रोटीन वो मंगा रहे हो ना वो चीज़, तो वो एग्जैक्ट ब्रांड चाहिए मुझको, वरना मैं हाँ, नहीं खाऊंगा। वो, अरे आजकल चल प्राइम 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 ड्रिंक्स के लिए जो हाँ, पगला रहे प्राइम हैं। तो है ही, प्राइम तो मैंने बोला कि वो तो नहीं मिलेगा ही नहीं, पर मैं बता रहा हूँ कि मतलब एग्जैक्ट ब्रांड चाहिए, उसमें भी एग्जैक्ट चीज़ चाहिए, वो दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक। तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज ऑफ कोर्स अबंडेंस है, अबंडेंस में है, तो हमको तो कुछ पता ही नहीं था। टीवी पर हम चौपाल देख रहे हैं, कृषि दर्शन देख रहे हैं एक्चुअल शाम को, क्योंकि और कुछ नहीं है। और ये लोग इंफॉर्मेशन जो एक्सेस है उनको, उनका एक्सप्लोर्ड हो गया है कि मतलब सब कुछ पता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, अफ्रीका में, यूएस में, बाकी हर कॉन्टिनेंट पर क्या चल रहा है, किस तरह का कौन सा की ड्रामा अच्छा है, किस तरह की कोई चीज़ है। तो ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन के लेवल पर इट्स 100%। और मैं इसका उल्टा बोलूँगा जो उस रील में बोल रही थी मैम, कि आज की जो जनरेशन है वो ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेशन करना जानती है, उनके कम्युनिकेशन के तरीके हमसे अलग हैं। जो हम उसको, जिस चीज़ को समझ नहीं पाते, हम उसको बोलते हैं कि यार ये तो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, ये तो ईगोइस्टिक हैं, समझदार नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दे आर मच मोर समझदार देन अस, एंड उनका अलग तरीका है अपना कम्युनिकेशन का। पे ऐसा होता है जहाँ पे हम चुप हो जाते, अगर हम सुनते वो बातें। आई थिंक जो यंगर जनरेशन है उनके उनके दिमाग में ये है ही नहीं कि यहाँ पे चुप होना है, मतलब उन्होंने वो कभी समझा ही नहीं है कि चुप भी बैठना है कभी कभी, तो वो बोल देते हैं। दे आर वेरी वेरी एक्सप्रेसिव दैट वे। वो एक जो फिल्टर होता है ना वो उनमें है नहीं, एंड दैट कैन बी ग्रेट, दैट कैन बी ग्रेट, क्योंकि जो हमें चेंजेस चाहिए, अगर कोई कुछ सोशल चेंज करना है तो वो ऐसे ही होगा। कोई बच्चा ऐसे एकदम रिस्क टेकिंग में बोल देगा कुछ ना कुछ और उसके बाद ही कुछ चेंज होगा। सो अग्री मुझे, विद यू। मैं इसको सोचता हूँ इस तरीके से कि किसी तो राइटर या कवि ने ये पर्टिकुलर एनालॉजी दी थी और उसके बाद से मेरे लिए ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। और द पॉइंट वाज कि एक सड़क पे, एक फ्लाईओवर पे, मेरे दिमाग में जो इमेज है, एक फ्लाईओवर पे एक बैलगाड़ी भी चल रही है, एक साइकिल चल रही है, एक बाइक चल रही है, एक नॉर्मल गाड़ी चल रही है, एक बस चल रही है। और ये अलग अलग एक्चुअल में 2025 की भी अगर ये इमेज है तो ये 2025 की होने के बावजूद अलग अलग जनरेशन को रिप्रेजेंट कर सकती है। वो बंदा जो गांव से आया है वो अभी हाथ गाड़ी, मतलब कि बैलगाड़ी पर वो है, उसका बेटा हो सकता है बगल में साइकिल चला रहा हो, जो कि आगे आने वाले 15 सालों के बाद वो पर्टिकुलर इमेज नजर आएगी, भले से वो अभी मुझे इस तरीके से इमेज जो है वो नजर आ रही है। और अगर जो आप कह रहे हैं जैसे कि आपके बेटे हैं या किसी भी पर्टिकुलर के बच्चे हैं, तो मैं यही सोच रहा था कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाऊं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ना स्लाइड कर रहा है, मतलब कि पहले जो ये जो राइट साइड पे जो लोग हुआ करते थे, ये सारे के सारे वो थे जो अमीर थे। वहां पर वो लोग अपने ज़माने के अंदर में वो बली सेगू या फिर जब जेजीबी वाला टाइम था तो अपने वो 70 रुपये 80 रुपये दे करके अपने स्पाइक्स बनवा सकते थे।
अभी वो ये इस तरीके से ये शिफ्ट इस तरीके से हो गया कि ऑलमोस्ट अब हर बच्चे के पास ये ऑप्शन है कि वो अपने सैलून वाले के पास जाकर के वो चीज़ एंटरटेन कर सकता है, अपना स्किन रूटीन को बेटर कर सकता है। पहले वो स्किन रूटीन मेरे ख्याल से शायद 1% लोग अगर जानते थे कि स्किन रूटीन नाम की कोई चिड़िया भी होती है, तो अभी वो पूरा का पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा राइट साइड को अगर शिफ्ट हुआ है, तो ज़्यादातर लोग 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर में आ गए हैं कि जो एंटरटेन कर सकते हैं इस आइडिया को कि स्किन रूटीन जैसी कोई चिड़िया होती है। तो उस पर्टिकुलर रास्ते पर ये सब अवेलेबल है। तो इसी का बेटा, साइकिल वाले का बेटा जब बनेगा तो वो बाइक चला रहा होगा, उसका बेटा होगा तो शायद वो गाड़ी चला रहा होगा। तो ये दिखने में भले से 2025 की इमेज है, मेरे को लगता है लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं कि नहीं नहीं ये इस डिकेड के हैं, तो इस डिकेड के लोग अगले डिकेड से कंपेयर किए जाएंगे, जबकि कंपैरिजन जो हो रहा है वो आप फाइनेंशियली कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मेरे साथ के जो पढ़े बच्चे हैं उनके मम्मी पापा अगर डॉक्टर हैं तो शायद मेरी जनरेशन के लोग उसके मम्मी पापा की जनरेशन के इक्वेट करना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकल नॉर्मलाइजेशन, तब जाकर के ज़्यादा बेहतर तस्वीर निकलेगी जनरेशन गैप की एज कम्पेयर टू जब हम डिकेड के मतलब बस वो जो हमने ये आर्बिट्ररी वाला डेट से निकाल रखी है ना कि इससे पहले वाले मिलेनियल, इससे पहले वाले जेनजी, इससे पहले वाले जेन अल्फा, आपको मिल जाएंगे जेनजी के अंदर में भी। और मिलेनियल वाले वो बिगड़े हुए बालक जो स्नीकर के ऊपर 80,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, और एक जेनजी का बालक जो एक्चुअल में वो अपनी पढ़ाई के लिए अगर किताबों के लिए शायद इस्तेमाल कर रहा होगा। तो दिस इज हाउ आई थिंक अबाउट इट। बट सोसाइटी भी तो ऐसे ड्रास्टिकली चेंज हो गई ना, मतलब एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के साथ सोसाइटी भी तो चेंज हुई ना, कि जो आज बच्चे पिट रहे थे 15-20 साल पहले, वो आज जब बाप बने हैं तो कह रहे हैं यार पीटना तो गलत है यार। तो वो तो गलत हो जाएगा। जिनको बचपन में ये सब स्किन केयर रूटीन बचपन में छोड़ो जवानी में भी नहीं मिला, वो अब अपने बच्चों को कह रहे हैं नहीं यार स्किन केयर रूटीन तो सही चीज़ है क्योंकि इससे तेरी स्किन बेहतर हो जाएगी, तू अपनी स्किन का ध्यान रख, अपने आप का ध्यान रख। तो दैट्स हाउ थिंग्स हैव चेंज राइट, कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, डेटा और पैसा तो बढ़ा ही है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुआ ही है हर जगह पर, जो मेरे दादाजी के पिताजी के केस में हुआ था। फिर मेरे दादाजी पढ़े गांव में, फिर मेरे पिताजी और अच्छा हुए, फिर दैट्स हाउ थिंग्स हैव प्रोग्रेस ना। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एवरीथिंग हैज कंट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशंस की फॉर्म में नजर आएगा, लोगों को लगता है कि जनरेशन गैप की वजह से अलग अलग कॉम्प्लिकेशन होंगी, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे, और वो कॉन्फ्लिक्ट्स मर्डर से लेकर के, सुसाइड से लेकर के, डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर के स्ट्रेस, यहाँ पर जाएगा। तो अगला हम उसको प्रोसीड करेंगे। तो अगर आप इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग। आई थिंक जो कवर करना था वो तो मेन हो ही गया है। वही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे होती है तो अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं तो आपका व्यवहार भी चेंज हो जाता है। वो सारी इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। मतलब हम ना वो जैसे आप बोल रहे थे क्रोनोलॉजिकली हम ऐसे बना देंगे, वो आसान, एनालाइज करना में भी आसान होगा, लेकिन समझना अगर उसको डेप्थ में समझना है तो वही आपको एक फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी करनी पड़ेगी कि भाई आप किस फाइनेंशियल स्टेटस से आ रहे हो, आपका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, उसी से ज्यादा डिटर्मिन होगा कि आप में जो ट्रेड्स हैं वो कौन सी जनरेशन के होंगे। तो अगली कुछ रील्स कुछ हैं, क्योंकि 3-4 रील्स हम देखेंगे, उसके अंदर में इसके इम्प्लीकेशन है बेसिकली कि लोग ज़्यादा बोलने लग गई हैं औरतें, लोगों को समझना चाहिए, लोगों को ये करना, लोगों के अपने अपने विचार हैं, वो देखेंगे और फिर हम लोग उसके ऊपर अपना डिस्कशन चालू करेंगे। तो चलता है एक तो आजकल की लड़कियों का जुबान इतना ज्यादा चलता है कि घर बसना मुश्किल हो जाता है। आप ही की बेटी नहीं, यहाँ पे 100 केस अगर आता है तो 100 में 80% लड़कियों का जुबान कैंची की तरह जो चल रहा है ना, तो घर उसी में बर्बाद हो रहा है। और उसके अलावा दूसरा घर बर्बाद होने का कारण मायका। हम भी अपनी बेटी का शादी कर रहे हैं, सीधे बोल दिए कि एक शिकायत अगर ससुराल का मेरे पास कर दी, उस दिन देख ले। वाह, पीछे तस्वीर किसका लगाया हुआ है वो मैं देख रहा हूँ, आयरनी डाइड 1000 deaths। वाह, डिवोर्स केसेस हो रहे हैं ना, आप ये देखिए, इन सब का कारण यही है, लड़कियां इस बात को ये सोच के कि हम इतने सालों तक दबते रहे, हम क्यों दबे,
और लड़के भी अब एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार हम क्यों किसी के लिए कमाएं, हम जितना कमाते हैं अपनी जिंदगी ऐश से जिएं। जहां पहले इस खूबसूरत संस्था की जरूरत थी कि भाई हस्बैंड वाइफ हैं तो एक खूबसूरत जिसको समाज सोसाइटी एक होता है ना कि समाज से अप्रूवल मिलता था, भाई ये एक परिवार है। आज लोगों को ना समाज की जरूरत ही महसूस नहीं होती है। उन्हें लगता है हमें क्या जरूरत है किसी को बताने की कि हम किसके साथ रह रहे हैं। लोग लिव इन को सोच रहे हैं कि ये चीज जो है एक तरह का आपके दिमाग पे बर्डन भी नहीं है और हस्बैंड वाइफ की तरह आप रह सकते हैं। आपका जब मन करे आप अलग हो जाएं, आपको बच्चों की चिंता नहीं है, किसी की फी आपको नहीं भरनी है, आपको कोई बर्डन नहीं लगता। लेकिन इस बात को, मेरा ये मैसेज जिस तक भी जाए, इस बात को समझिए, खासकर अगर आप यंग हैं। ये सब चीजें एक उम्र तक आपको शायद लुभा सकती हैं, लेकिन जिन लोगों ने जिंदगी का एक पड़ाव देख लिया है, आप उन लोगों से बात करके देखिए। किसी भी 50 साल के इंसान से, चाहे वो औरत है या आदमी है, बात करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक आपकी हेल्थ और दूसरा आपके रिलेशंस। अगर आपकी हेल्थ फिट है, अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं, बढ़िया हैं और आपके रिलेशंस खूबसूरत हैं, तो आज की दुनिया में ये दो चीजें जिसके पास है ना, उसको मानना चाहिए कि मैं ब्लेस्ड हूँ। cheat on their husband. 20% of Indian urban women cheat on their husband. ये बढ़िया से डेटा दे रहे हैं, तो आपसे उम्मीद करूंगा मैं कि आप इन्हें डेटा के लेवल पे ही टैकल करें। 20% of Indian urban women हुआ था, राइट? cheat on their husbands. 70% समझते हो आपकी, मतलब आपके और आपका मतलब भाई में किसी एक की, you know, so that is horrible. Any Times of India में पब्लिश थी और उसमें रीजंस जो लिखे थे, मेन रीजन वाज हस्बैंड्स डोंट गिव इनफ टाइम सो दे डू दिस आउट ऑफ बोर्डम। 20% हम तीनों में से एक तो है एक अश्नीर वाला मीम लगा दूंगा मैं यहाँ पर। क्या कर रहा है आप? चलता जाएगा ये तो। फेमिनिन नेचर चाहिए ना, तो और भी है? आपको भी एक्चुअल मर्द बनना पड़ेगा। और मर्द का मतलब ये नहीं था कि मैं जो बोलूंगा वो होगा। मर्द का मतलब तुम जो बोलो बताओ मैं कर दूंगा। आई डोंट थिंक कि दोनों में कोई अंतर, बट ठीक है, विल डिस्कस। वो अपना पावर ऐसे बताता था कि आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, बोलो बस। एज अ प्रोवाइडर। यस, तब एक्चुअल प्रोवाइडर ये थे उस समय के। वो ये नहीं थे जो डोमिनेट करते थे, जो बोलते थे मैं जो बोलूंगा होगा, मेरी चीजें चलेगी। इसलिए धीरे धीरे औरतों का वो फेमिनिन नेचर खत्म होता गया और वो भी मैस्कुलिन नेचर में आती गई। लव मैरिज में आप अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करते हो, अरेंज मैरिज में आप दूसरे की गर्लफ्रेंड के साथ शादी करते हो। नाइस चलो नाइस। इरशाद, इसको जरा नीचे करना रिमूव। तो ये जो जितनी भी ये वाली जब प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग क्योंकि इतने लोग तो इतने ज्यादा, ये तो एक्सट्रीम वाले ही एक्सट्रीम व्यूज ही में ही चल, मतलब सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, वो हिट एंड ट्रायल से चीजें ट्राई करते हैं, कुछ चीजें चल जाती हैं, कुछ चीजें नहीं चल जाती हैं। जो चीजें उनकी गलती से चल जाती है ना, वो अपनी लाइफ का रूल बना लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो लाइफ का रूल ऐसे बनाते हैं कि उन्हें लगता है कि अब सबकी लाइफ पे ये रूल अप्लाई होना चाहिए, और कि चलो जाकर के लोगों को बताते हैं कि देखो इस तरीके से लाइफ जीनी चाहिए। तो मैं ये लक से यहाँ पे पहुंच गया, अब आपको भी यही करना चाहिए। हाँ नहीं, और उसमें ये भी होता है ना कि देखो अगर इस तरह से नहीं चलोगे तो देखो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। अभी समझा रहे हैं तो समझ लो, तो वो वाला एंगल भी होता है, डर भी होता है इसमें कि तुम्हें समझा रहे हैं तो अभी समझ लो, वरना तुम भी लाइन पे आ जाओगे। तो अब ये अगला मैं पॉइंट बोल दे रहा हूँ कि रोमांटिसाइजिंग, इस चीज को रोमांटिसाइज करना, कि दबने को रोमांटिसाइज करना, एक वो पर्टिकुलर चीज कि भाई करो तो सही कुछ, तो मतलब कि थोड़े दिन ऐसे दब के रहना पड़ता है भाई, ऐसे कैंची की तरह जबान नहीं चलानी होती, थोड़ा सा तुमको भी सेक्रीफाइस करके रहना पड़ेगा। और खास करके फीमेल के पर्सपेक्टिव में आई एम नॉट श्योर कि क्या मतलब कि रियल सिनेरियो भाई ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। तो प्रॉब्लम को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई जब साइकोलॉजिस्ट करते हैं इस तरीके के केसेस में किस तरीके से करते हैं, और अगर फिर जाना अगर है सॉल्यूशन की डायरेक्शन में तो किस तरीके से जाते हैं। देखो, सबसे पहले तो आई थिंक सोशल मीडिया पे ये बातें इतनी चलती हैं कि हमें लगता है ये नॉर्म बन गया है कि ये तो होता ही है, बहुत ही नॉर्मल है कि लड़ाई तो होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन
यूजुअली वो बिना किसी को बताए, बिना कुछ हुए वो रिजॉल्व भी हो जाता है विद इन द कपल इटसेल्फ। जब भी कोई रिलेशनशिप में होता है वो ऐसे नहीं होता कि वो किसी और को जाके बता रहे हैं, किसी और को जाके। कपल्स हैव अ वेरी वेरी वाइड रेंज ऑफ टॉलरेटिंग कॉन्फ्लिक्ट, बहुत टॉलरेट कर लेते हैं कपल्स, ठीक है। तो पहले तो ये सोचना कि सारे ही कपल्स में ऐसा हो रहा है या फिर शादी का जो इंस्टीट्यूशन है वो खत्म हो रहा है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप शादी की मार्केट देखोगे, पूरी चल रही है, अच्छे खासी चल रही है, इट्स बूमिंग इनफैक्ट। तो ऐसा नहीं है कि शादी का इंस्टीट्यूशन ही खतरे में। वो नेगेटिविटी बायस थोड़ा ज़्यादा आ जाता है हमारे सोचने में कि सोशल मीडिया पे आपको जो नेगेटिव न्यूज़ होगी उसको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों में डर बिठा रहे हो कि अगर ये आपके साथ हो गया तो आप क्या करोगे, तो इससे बढ़िया है कुछ ही ना करो। और अब कंस्पिरेसी थ्योरी तो एक मैंने पढ़ी थी कि दिस इज अ कंस्पिरेसी थ्योरी टू रिड्यूस मैरिज रेट्स, रिड्यूस बर्थ रेट्स इन इंडिया, कि अगर हाँ क्या होगा अगर कम होंगे तो फायदा लड़के क्या होगा? लड़कियां अगर शादी नहीं करेंगे तो फिर पॉपुलेशन कम होती रहेगी इंडिया की, बच्चे नहीं और ये पैदा होंगे। पॉपुलेशन हो जाएगा। मोदी जी की है कॉन्स्पिरेसी क्या है ये? और ये अच्छा कोई कर रहा है। हाँ। अच्छा, ये अगर मैं इसको उस पर्टिकुलर से देखूं जो डेटा आपके पास ही है कि तब क्या लोग बढ़ रहे हैं जो साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, उनमें नंबर में इंक्रीज आ रहा है, या फिर वो भी हम के मतलब अवेलेबिलिटी बायस का ही वो है मेरे कि हिसाब भाई से देखो वो अवेलेबिलिटी बायस ही रहता है, क्योंकि एक तो है कि लोग पहले थेरेपिस्ट के पास जाने को तैयार ही नहीं होते थे कि रिलेशनशिप काउंसलर क्या ही कर लेगा, हम दोनों की बात है, घर की बात है, तो घर में ही सॉल्व कर लो, ज्यादा से ज्यादा उधर तक हो जाता था। तो ये तो है कि लोग मैरिज काउंसलिंग के लिए थोड़ा सा ज्यादा अप्रोच करते हैं, लेकिन हम उससे ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या इंटर कपल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बढ़ गए हैं। वो दैट इज नॉट व्हाट दिस प्रूव्स। दैट प्रूव्स कि पीपल आर मोर एक्सेप्टिंग ऑफ थेरेपी, काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग, वो हो रहा है, ठीक है। ये तो वही बात होगी कि अगर लोग डॉक्टर के पास ज़्यादा जाने लग जाएं तो क्या बीमारियां बढ़ रही हैं? अगर जाओगे ही नहीं, अगर खुद से ही सॉल्व कर लोगे तो वो कुछ नहीं होएगा, तो आपको लगेगा कि सब ठीक चल रहा है। तो आई थिंक अब मेरा ऑप्टिमिज्म मान लो या फिर मैंने जो देखा है उसके हिसाब से मान लो कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ओके, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स आर ओके, मोस्ट ऑफ द मैरिजेस आर गोइंग वेल, मतलब उनमें कुछ लड़ाई नहीं चल रही, कुछ पंगा नहीं हो रहा। जो होता है कभी भी वो भी लोग सॉल्व कर लेते हैं। कभी कभी जब नहीं हो पाता उसको हम इतना ज़्यादा अटेंशन दे देते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, न्यूज़ में, उनका तो आजकल काम ही बन गया ये, कि हमें लगता है कि ये नॉर्म बन गया, कि हमें लगता है यही है जो हो रहा है। एंड दिस इज, आई थिंक इसका वो सर्वाइवरशिप बायस होता है ना, आप जो ज़्यादा देखोगे आपको लगता है वही हो रहा है। तो क्या ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी तो नहीं बन जाएगा? क्योंकि अगर लोग इतना ज़्यादा देखेंगे तो स्केप्टिक हो जाएंगे, कि स्केप्टिक हो जाएंगे तो उनके एक्शंस या जिस तरीके की डिमांड्स और एक्शन के अंदर में वो चीज़ आ सकती है, मतलब कि लाइक जो भी था पहले, जो भी था, इस पर्टिकुलर ओवर एक्सपोजर टू ये इस तरीके की न्यूज़ की वजह से अब उनके शायद एक्शन या डिसीजंस बदल सकते हैं, और गलती से ये कहीं फुलफिलिंग कॉन्स्पिरेसी ना बन जाए। लाइक बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखो अब एक घर में एक हस्बैंड और वाइफ हैं, हस्बैंड को अगर सिर्फ वही मटेरियल दिखे कि वाइफ ने डिवोर्स करके उसकी सारी एलिमनी ले ली, वो थोड़ा उससे डर जाएगा कि भाई ये बंदी भी मेरे साथ ऐसे कर रही है। अगर वाइफ को सिर्फ वही कंटेंट दिखे कि डोमेस्टिक अब्यूज हो गई, फैमिली ने बहुत अत्याचार किया, फैमिली ने ये किया वो किया, तो उसको लगेगा यार ये तो मुझ पे ये मेरे को कुछ हार्म ना कर दे, मेरे को मार ना दे। उसकी वजह से उनका बिहेवियर एक दूसरे की तरफ भी चेंज हो सकता है। एंड जब जैसे हम अगर बात करें सोशल मीडिया का क्या इफेक्ट होता है लोगों पे, यही इफेक्ट होता है क्योंकि आपको एको चैम्बर में फिट कर देता है, और एक ही घर में रह के आपके लिए अलग अलग एको चैम्बर्स बन सकते हैं अगर आप एक दूसरे से बात करना बंद कर दो। अगर आपके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाए तो वो आप और एक्सट्रीम होते जाओगे। अब जैसे आपने नॉर्मल कर्व का दिया था एग्जाम्पल, तो अगर आप एक एक्सट्रीम को देखो, दूसरे एक्सट्रीम को देखो, सेंटर पे जो लोग हैं अगर उनको सिर्फ एक्सट्रीम्स दिखते रहें तो वो भी एक्सट्रीम की तरफ ही आते रहेंगे, और एंड में एक बायमोडल डिस्ट्रीब्यूशन रह जाएगा आपके पास। दोनों एक्सट्रीम्स वाले, बीच वाले लोग खत्म ही हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही साइड दिख रही है और वो भी एकदम एक्सट्रीम साइड दिख रही है। तो असल में हमारे पास आजकल डिजिटल मंथरा और डिजिटल शकुनी जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ है जो कि लोग देख देख करके, क्योंकि मैं 5 मिनट नहीं लगे मुझे, जैसे ही मैंने 4 रील्स देखी वैसे ही जो
केवल और केवल जो मुझे कंटेंट बम्बार्ड कर दिया गया वो केवल और केवल ये वाला बम्बार्ड था। किसी दिन हो सकता है मैं रोमांटिक मूड में हूँ तो मुझे केवल और केवल ब्यूटीफुल और बेहतरीन दुनिया मस्त म्यूजिक के साथ वो पर पर्टिकुलर आप चीज रील्स नहीं। पर आप उनके कमेंट देखोगे ना, मेन आपको जो डेटा मिलेगा ना वो कमेंट से मिलेगा, कि जो कमेंट हैं, एक तो कॉपी पेस्ट कमेंट बहुत होते हैं, एक तो होता है कि जो ये कहना नहीं चाहिए पर वो ब्लू ड्रम वाले कमेंट ज़्यादा हो गए हैं जब से वो सिचुएशन होने लग गई है, या फिर दूसरे एलिमोनी वाले जो कमेंट है वो ज़्यादा हो गए हैं कि एलिमनी मतलब आजकल इतना कंटेंट, हाँ इट्स एलिमनी जस्ट वाले जैसे आपने बोला ना, एग्जैक्ट माय पॉइंट, कि या तो ये एक्सट्रीम या ये एक्सट्रीम, बाई मॉडल जो कर्व है, कि भाई बीच वाले लोग तो जो सेंट्रिस्ट अप्रोच रखते हैं कि यार ठीक है, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, मैं बोलना चाहूँगा कि भाई शादी करना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपको अच्छा पार्टनर मिलता है, ये बहुत बैलेंस्ड अप्रोच है, राइट, कि आपको शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये रिलेशनशिप में जाने एक्सट्रीम की कोई अप्रोच ज़रूरत है नहीं है। हाँ, ये एक्सट्रीम अप्रोच है, ये एक्सट्रीम अप्रोच है मेरे ख्याल से तो, नहीं क्योंकि मैं लेट मी कंप्लीट, अरे बोलने तो दो। लड़ो लड़ो अरे लड़ो लड़ो प्लीज लड़ो। बोलो बोलो मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, मेरा माइक कम किया जा रहा है, खैर मैं सिर्फ ये यार थोड़े तो व्यूज आए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर सिंपल सेंट्रिस्ट अप्रोच क्यों बोल रहा हूँ, कि मैं जैसे हमारे समाज में भर दिया गया ना, जैसे आज से 20 साल पहले की बात करूँ, मैं अपनी बात करूँ, तो ये बोल दिया गया कि शादी करना तो ज़रूरी है, शादी करना ज़रूरी है, बिकॉज देयर इज नो अदर वे। आप बिना शादी के, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि देयर इज नो ऑप्शन कि मैं बोलूँ कि यार मेरे को शादी नहीं करनी है, तो बोलेगा नहीं, पागल है क्या, हमने शादी करी है, तेरे बाप ने करी है, तेरे बाप के बाप ने करी है, तो तू क्यों नहीं करेगा। तो खाना उस खत्म लिहाज से करेगा मैं बोल रहा हूँ। और देखो, इस पूरे पैनल में मैं ही हूँ जो इस शादीशुदा आदमी हूँ, तो आई एम अज्यूमिंग अर्जुन भाई की शादी नहीं हुई है। एक्सपीरियंस फुल तो कर दिया इन्होंने तो। एक्सपीरियंस फुल कर दिया ना, और क्या, अपील टू अथॉरिटी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब जो लोगों की भले ही किसी भी वजह से हुई हो, मैं उसको एक्सट्रीम चीज़ों को नहीं मान रहा, पर बैलेंस पर्सपेक्टिव में, कि भाई अगर मुझे लग रहा है कि मेरे को ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं मिला अभी तक, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ज़बरदस्ती अरेंज मैरिज करके उस लाइफ पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में लाना है, ये मैं बोल रहा हूँ। जब मेरे को लाइफ पार्टनर मिलेगा अपना पसंद का कॉम्पैटिबल, तब मैं शादी करूंगा, और आई मे नॉट डू लाइक शादी एट ऑल, दैट्स ऑल्सो परफेक्टली फाइन, लाइक थिंग टू हैव, लाइक परफेक्टली फाइन ओपिनियन टू हैव, मेरे हिसाब से। तो ये सेंट्रिस्ट अप्रोच, एक्सट्रीम मान सकते हैं उसको, बट मेरे हिसाब से यही है बैलेंस। एक्सट्रीम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन के अंदर में इस तरीके की जो धारणा है वो बहुत कम लोग रख रहे हैं, और कर्व में वो लोग एक्सट्रीम पर हैं। ये कह रहा था मैं कि जनरल आज की तारीख में जो ज़्यादा प्रेवलेंट एक्सेप्टेंस वो है कि भैया है वो तो करनी होती है, ये कोई ऑप्शन ही नहीं होता, ये तो नहीं करने वाला, तो ये पर आप देखो ना, पर जितने, अगेन मेरा जितना बायस है कि मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ या जितने लोगों से कांटेक्ट में हूँ, उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है, और जिनका नहीं हो रहा वो मैं चेंज करूंगा। ओके अरे वाह। Just kidding. लेके दिस नीड्स टू कॉल साइकोलॉजिस्ट भाई, कि भैया आप बताएं कि ये जो हमारी अभी पिछले 2 मिनट बकैती हुई, इसमें एज ए साइकोलॉजिस्ट आपका क्या वो है, मतलब फाइनल वर्ड। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया बात करी आपने, यहाँ पे कोई ऐसे डिसऑर्डर नहीं दिखा हमें, जो आप अगर वो लेकिन देखो, जैसे रवि ने बोला, जैसे आपने अंकिता आपने बोला, ये नॉर्मी अप्रोच इसको बोलना बेटर रहेगा, मतलब एक नॉर्मल ओपिनियन है कि अगर आपको शादी के लिए कोई मिल जाए तो कर लो, वरना ऐसे नहीं है कि आप डेस्परेट होकर शादी कर लो। दिस इज, आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ नॉर्मी ओपिनियन, कि भाई ऐसे डेस्परेट नहीं होना शादी के लिए। लेकिन नॉर्मी ओपिनियंस ना सोशल मीडिया पे चलते नहीं है। नॉर्मल ओपिनियन अगर आपका होगा, अगर आप थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस कर दोगे, थोड़ा नुआंस डालोगे, तो वो नहीं चलेगा कि भाई क्या मतलब ये तो बोरिंग है ना, ये तो सीधी सी बात बोल रहे हैं, इसमें क्या है। वो अगर आप थोड़ा मसाला डालोगे, थोड़ा एक्सट्रीम करोगे, थोड़ा रेज बेट डालोगे, तो वो एकदम ऐसे फट जाएगी बात कि भाई आपने ऐसा बोल कैसे दिया। और आप कुछ भी बोल दो, आपको कोई मिल भी जाएगा आपको सपोर्ट करने के लिए, कोई ना कोई नमूना आपको मिल जाएगा, कुछ भी बात सपोर्ट करने वाला। औरत का तो काम ही है बच्चे पैदा करे, और ये यार विजय राज वाला मीम जो है, मतलब सुनना पड़ेगा तेरे को। तो प्लीज यही कंटिन्यू। होता है तो यही होता है कि हम नॉर्मल बातें बोलने में इतना कतराते नहीं है, उसको इतना एंगेजमेंट नहीं मिलता, इतना व्यूज नहीं मिलता, हमें लगता है कि कुछ गलत बोल रहे हैं हम लोग। जबकि आप अगर अपने जो दुख दर्द पीड़ा हमारे हाँ, कंटेंट क्रिएशन की,
एग्जैक्टली हम अगर आप अपने पड़ोसी से बात करो, अगर आप किसी दोस्त से भी बात करो ना, यार ये तो ठीक बात है ना, मतलब इसमें कुछ गलत थोड़ी है, मतलब हाँ ठीक ही है बात। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सोशल मीडिया से आप कुछ सीखो मत, वो आपको कुछ एक्सट्रीम साइड ही देगा, आप थोड़ा नॉर्मी अप्रोच ही रखो अपनी जिंदगी में। तो इज इट सोशल मीडिया विच इज वेरी पोलर इन इट्स नेचर और द ह्यूमंस आर पोलर? क्योंकि हम अक्सर जो सेंटर ऑफ मास है, मतलब कि जो वैलिडेशन का सेंटर ऑफ मास है, वो मैंने भले से अभी पिछले 5 मिनट में देख रहा हूँ कि निकाल करके सोशल मीडिया पे डाल दिया। जबकि जैसे मैं हमेशा लोगों को बोलता रहता हूँ कि भाई मेरे जैसे 10 अकाउंट है इंस्टाग्राम के, तो मुझको जब जिस तरीके का मूड होता है मैं वो पर्टिकुलर अकाउंट खोलता हूँ और आई मेक श्योर कि उसमें उस चीज़ के अलावा मैं कुछ स्क्रॉल ना करूँ। अगर एक है म्यूज़िक के लिए तो उसमें बढ़िया म्यूज़िक, इसकी बातें आएंगी। एक है साइंस, तो उसमें न्यूजीलैंड के अंदर में भी कोई बंदा दूर दराज कोई रिसर्च कर रहा है तो उसका भी फीड मेरे पे आएगा। तो क्या मैं ये समझूं कि मैं तो कि ये इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मेरी प्रॉब्लम है ना? मतलब कि मेरी प्रॉब्लम एज इन कि एक तो ह्यूमंस का लिम्बिक सिस्टम हैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये तुरंत एकदम से इसको शॉक वैल्यू मिलेगी, एटलीस्ट जब तक ये संभलेगा तब तक 3-4 सेकंड गुजर चुके होंगे, और अगर इसने फिर उसके बाद मेरी बात देख ली, क्योंकि दिस इज हाउ वी मेक कंटेंट एज वेल, कि भैया पहले 5 सेकंड आर लाइक पूरी रील से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुक कर लो आप पहले 3-4 हुक सेकंड। करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम का पूरा मॉडल ही इस पर है कि पहले 3 सेकंड आपकी रील देखी गई या पहले 3 सेकंड आपकी रील स्किप कर दी गई, उसका पूरा जो एनालिटिक्स आप देखते हो वो यही तो है। देखो अब इसमें दोनों चीज है ना, मतलब आपको बेसिकली साइकोलॉजिकली हैक किया जा रहा है आपके सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि उनका इंसेंटिव यही है कि आपको जितनी देर रख सकें ऑनलाइन रखें। आप अब कोई कंपनी ये नहीं बोलेगी कि हम आपको यहाँ पे कम रखना चाहते हैं, आप चले जाओ यहाँ से, आप निकलो। अब उसके लिए उनको आपको इमोशनली चार्ज करना पड़ेगा, इमोशनली आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा कि यू वांट टू स्टे देयर, कि आप कुछ रील देखो तो उसके कमेंट्स में देखो कि लोग क्या बोल रहे हैं, या फिर आप कुछ देखो तो आप उसको शेयर करो कि ये इसने ऐसा कैसे बोल दिया, या इसने जो भी बोला एकदम सही बोला, हमको बोलने की कभी हिम्मत नहीं होती थी। तो ये इमोशंस का बेसिकली यूज है आपके खिलाफ, कभी कभी आपके फेवर में भी हो सकता है। बट अल्टीमेटली अब हम सोशल मीडिया पे इतना क्यों ब्लेम डाल रहे हैं, इतना सोशल मीडिया की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट पीपल सोशल मीडिया पे ही होते हैं पूरे टाइम। अगर मैं घर पे भी बैठा हूँ, अभी मैं घर के बाहर जाऊँ, 3 लोग होंगे, तीनों लोग फोन पे स्क्रॉल ही कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, या तो यूट्यूब देख रहे होंगे, या फिर फेसबुक देख रहे होंगे, या इंस्टाग्राम देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ स्क्रॉल ही चल रहा होता है। हमारे दिन में ये जो एल्गोरिदम्स है ना इनके सोशल मीडिया के, वही हमको चला रहे हैं आजकल। एंड इस पे आई थिंक, यार उनका नाम नहीं याद आ रहा, मैं आपको नाम बताऊंगा, एक बहुत ही बढ़िया लिखा था नाम, आर्टिकल था कि ये एक साइकोग्राफिक जो हमारी प्रोफाइलिंग होती है, ये सोशल मीडिया कंपनीज हमको बेटर समझती हैं हम खुद से। हम भी अपने आप को इतना अच्छा नहीं समझ सकते जितनी सोशल मीडिया कंपनीज हमें समझती हैं। एंड इसकी वजह से हमारा एक होमो एल्गोरिदमस उन्होंने नाम यूज किया था कि इट्स लाइक हम एल्गोरिदम ड्रिवन है, एल्गोरिदम से ड्रिवन है, इंस्टेड ऑफ बीइंग ड्रिवन बाय अ ड्राइव फॉर बीइंग हैप्पी, अ ड्राइव फॉर बीइंग प्रॉस्परस। नहीं, एल्गोरिदम हमें ड्राइव कर रहा है, एल्गोरिदम जहाँ पे हमें लेके जाएगा हम ले चलेंगे। सो बहुत ही उसका एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। पर जैसे अंकित भाई ने बोला कि उन्होंने तो हैक कर लिया ना एल्गोरिदम को, 10 अकाउंट बना दिए, 10 पे अलग अलग तरह की अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स दे दी उसको कि एक म्यूजिक बता, एक ये वाली बता, दूसरी बता, तो उन्होंने हैक कर लिया। पर अधिकतर लोग इसको कहाँ कर पाते हैं, उनका एक ही अकाउंट होता है, उस पर जैसा उनका कंफर्मेशन बायस होता है उसके हिसाब से चीज़ें आती रहती हैं, या तो इस साइड या उस साइड। इंटरनेट की एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि एवरीबडी लाइज, किताब का नाम, गूगल के डेटा एनालिस्ट हैं और उन्होंने लिखी थी, और वो पर्टिकुलर ओके क्यूपिड, ये सारी जो वो हुआ करती थी वेबसाइट्स हुआ करती थी, इन्होंने एक बार डेटा अपना निकाल दिया था, तो तब से फिर उसके बाद से बड़ा सतर्क हो गई हैं कंपनियां। तो ये उन लोगों ने, आपका डेटा तो अभी भी मिल जाएगा लेकिन दे आर नॉट ओपन डोमेन में कोई व्यक्ति उसका इस्तेमाल करके किताब छाप सके, वैसा डेटा अब लोग मतलब कि पॉलिसीज नहीं एग्जिस्ट करती हैं। तो पॉर्नहब का पूरा डेटा, गूगल ट्रेंड का पूरा डेटा और ओके क्यूपिड वगैरह डेटा से उन लोगों ने एक पर्टिकुलर किताब लिखी थी। और जो सेंट्रल आइडिया मुझे बहुत पसंद आया था, विच वॉज कि आदमी दुनिया में हर जगह झूठ बोल सकता है, एक जगह झूठ नहीं बोलता है, दैट इज इंटरनेट। उसको क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, वो कहीं नहीं बताएगा।
और वो इंटरनेट पे उस सच के अलावा कुछ देखेगा नहीं, वरना उसका वो क्या है, वो पागल बनाने थोड़ी बैठा है गूगल को कि गूगल को बता देता हूँ कि मुझे तो कुछ और पसंद है और मुझे पसंद कुछ और है, वो नहीं, झूठ नहीं बोलेगा यार। बट और उसके अंदर में जो इनसाइट्स है ना इस किताब के अंदर में, दे आर लाइक इतना वो रियल इनसाइट्स है। मतलब मैं किसी भी सर्वे, किसी भी उसको मतलब सिरे से खारिज करता हूँ, क्योंकि हम आंसर कभी भी, लोग जितनी भी किताबें लिखते हैं और खास करके इस पर्टिकुलर डोमेन में जहाँ हम लोगों के बिहेवियर को समझना चाह रहे हैं, वहां पर जैसे ही आप किसी व्यक्ति को पता चलेगा कि ये लिखित में जाएगा, या आप उसको जितना मर्जी कन्विंस करने की कोशिश कर लो, उसका एक गुड मैन सिंड्रोम रहता है कि लाइक मैं वो जो अगर कोई ऐसी बात है जो कि नहीं बोली जानी चाहिए इस समाज में, आप उससे निकलवा नहीं सकते चाह करके भी। और इंटरनेट पे उसके क्लिक्स, वो क्या टाइप कर रहा है, वो एक्चुअल में क्या समझता है, जानता है, वो इससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता। और ये काफ़ी समय के बाद चालू किया था गूगल ने कि अगर कोई रेप से जुड़ी या फिर सुसाइड से जुड़ी कोई टर्म लिखता है तो सबसे पहले वो नंबर फ्लैश करता है कि भाई ये नंबर लो पहले, रादर देन पहले नहीं करता था, मतलब इतना जितना कि अब यूनानिमसली यूट्यूब पर भी वीडियो अगर आपका है तो उसमें नीचे हाईलाइट कर जाएगा, या फिर अगर आपका गूगल पे आप डाल रहे हो तो तुरंत नंबर दे देगा। तो इंटरनेट की बात चल रही है तो फिर इंटरनेट वाले पर्टिकुलर पार्ट को आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम्स, सबको पता ही है, करें क्या ये बताएं आप। अच्छा, ये मेरे को बताना पड़ेगा, हाँ साइकोलॉजिस्ट। यस। यार देखो, इसका एक बहुत ही सिंपल तो सोल्यूशन अब बोलने में और करने में बहुत मुश्किल होगा कि आपके आसपास जो लोग हैं उनसे एक्चुअल में बात करो, मतलब एक्चुअल इन पर्सन रिलेशनशिप्स बनाओ उनसे। लेकिन ये तो वही वाला है ना जो बड़े लोग आपको बोल करके गए, बेटा खुश रहो। वही है, मतलब ये इतनी मुश्किल चीज है कि उस एरिया से आपको निकाल के, आपके फोन से निकाल के आपके जो सामने बैठा है उससे बात करा दें। उसमें ज्यादा डर लगता है, उसमें वो आपको जज कर सकता है, उधर दिक्कत हो जाती है। तो अब इसके लिए मैंने अपने आप को कैसे बचा के रखा हुआ है एटलीस्ट, कि अपना एक जो एल्गोरिथम है उसको साफ रखो कि भाई अगर कुछ भी आए तो उसको पहले ये समझो कि ये स्टैटिस्टिकल अनोमली है। अगर कुछ मेरे पास आ रहा है तो उसमें कुछ स्टैटिस्टिकल अनोमली होगी, नॉर्मल चीज़ें मेरे पास नहीं आएंगी। तो चाहे वो कैसा भी व्यू पॉइंट हो, चाहे वो एनिमल अब्यूज़ पे हो, या फिर रिलेशनशिप्स पे हो, या फिर साइकोलॉजी पे हो, कुछ एक्सट्रीमिस्ट ही होगा जो मेरे पास पहुंच पाएगा, नॉर्मल चीज़ें मेरे तक नहीं पहुंच पाएंगी। वो मेरे को एक थोड़ा प्रोटेक्टिव फैक्टर लगता है कि आप अगर समझो कि एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं तो आप उनकी अपने ऊपर इन्फ्लुएंस कम कर सकते हो। तो अगर आप एल्गोरिदम समझ जाओ तो मेरे हिसाब से, और अगर थोड़ी स्टैटिस्टिक्स और क्रिटिकल थिंकिंग भी मिला दो ऊपर से, तो आप सेफ रह सकते हो। लेकिन एल्गोरिदम तो घूसा मार ही लिम्बिक सिस्टम को रहे ना, और यू आर सेइंग कि इवोक योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और ये अपने आप में ही इतना 180 डिग्री पे दोनों चीजें बैठी हुई हैं कि वो पर्टिकुलर जंग जहां पर वो पूरी जान लगा करके बैठेंगे, भैया तू गलती से भी ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस्तेमाल ना कर ले, इससे पहले कि इस्तेमाल करे इसका लिम्बिक सिस्टम से इसका फाइट और फ्लाइट करके इसका एंडोर्फिन से और क्या नाम है एड्रेनलिन सिक्रेट कराओ। और जब तक आप समझेंगे मतलब कि ये अच्छा बाकी बातें, आर यू एबल टू डू इट, लाइक आपने विजय प्राप्त कर लिया, मतलब कि अगर कोई आप जैसा व्यक्ति, मैं बोलना चाहता हूँ कि कर लिए, लेकिन कई बार ऐसा कुछ आ जाता है यार, देखिए अरे ये क्या बकवास कर रहे हो, पूरा एकदम ऐसे गालियां निकल जाती है स्क्रीन पे ही। फिर उसको फोन को साइड में रखना पड़ता है कि अच्छा अभी कुछ नहीं बोलना, थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद कुछ बोलेंगे अगर बोलना हुआ तो। 10 मिनट बाद वो स्क्रीन भी रिफ्रेश हो जाती है, कुछ वो फिर मिलता भी नहीं है, तो ऐसा लगता है कि चलो ठीक है हो गया जो हुआ। ये जो आप बोल रहे हो ना, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू फॉर मोस्ट पीपल, इवन फॉर मी समटाइम्स, कि जैसे कोई चीज़ चल रही है ना, कोई एक फ्लो में चीज़ें चल रही हैं। अब देखो हम बोल सकते हैं, बहाना मार सकते हैं कि हम तो कंटेंट क्रिएटर हैं, हम तो उस वजह से उस कंटेंट को देख रहे हैं, बट इट्स नॉट 100% ट्रू, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि यार हम भी अपने अपने वही जैसे बोल रहे हैं कि उसके मारे हुए हैं दिमाग के, कि भाई हमारे तो नहीं यूज़ करने दे रहा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम को ही हम फ्यूल करे जा रहे हैं कि बेटा ये ले ये ले ये ले। तो it's almost the most important thing to do unless you put any blockers or any kind of जो ऐप टाइमर्स होते हैं ना वो लगाओ, तब तक पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जो अपने फ़ोन का
जो बैटरी परसेंटेज के हिसाब से काम कर रहे हैं। जैसे मैं बात हुई थी कुछ लोगों से कि भाई जब तक मेरा फ़ोन 10% तक नहीं चला जाता तब तक मेरे से फ़ोन छूटता ही नहीं है। तो यहाँ तक सिचुएशन पहुँच गई है लोगों की कि भाई जैसे आप बोल रहे हो ना कि फ़ोन, ऑफ कोर्स इट्स द मोस्ट लॉजिकल थिंग टू डू कि भाई फ़ोन सोशल मीडिया के चंगुल से गुजर हटाने के लिए अपना फ़ोन साइड में रख दो, बट इट्स नियर इम्पॉसिबल थिंग टू डू फॉर मोस्ट पीपल। पॉसिबल टू डू अगर आप, अनलेस आपने बहुत प्रैक्टिस करी हो उसको, मतलब बार बार करने की कोशिश करी हो। एक बहुत ही कॉग्निटिव लोड डलता है वो पहली बार फोन साइड में रखने में, बहुत मुश्किल होता है, वो नहीं हो अच्छा, पाता ये तो ज्यादातर लोगों एग्रीड, चलो इसके लिए हम नहीं निकाल पाए, लेकिन एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जियो रिवॉल्यूशन के बाद से घर के अंदर में बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी उनका लाल टमाटर, शार्क डुडू डुडू, और ये इसमें एक इतना, हाँ हाँ प्लीज भाई, इसमें एक चीज़ है, दो हाँ चीज़ें हैं इनफैक्ट, इससे पहले मैं भूल जाऊं। सबसे हाँ पहले तो इंस्टाग्राम आजकल इट्स अ गुड थिंग कि जैसे आप बहुत हद पार हो जाती है ना, जैसे मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट करके देखा है, इंस्टाग्राम खुद बोलता है कि बेटा बहुत हो गया, अब इसको रख दे। इंस्टाग्राम आजकल बोलने लगा है कि जब जैसे मैं कोई चीज़ सर्च कर रहा हूँ मुझे मिल नहीं रही है, मतलब 30 मिनट हो गए, 35 मिनट हो गए, इंस्टाग्राम बोलता है कि आई थिंक यू हैव यूज्ड इनफ इंस्टाग्राम फॉर टुडे, जस्ट टेक अ ब्रेक। ठीक है, एक तो ये चीज़ है विच इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप कि चलो आप अपने कंपनी के इंटरेस्ट के ऑपोजिट में काम कर रहे हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो आपने बोली अभी भी याद आई, तमन्ना भाटिया का इंटरव्यू देख रहा था मैं, लल्लन टॉप वाला, आज उसमें उन्होंने बोला कि आज की रात वाले गाने पर लोग खाना, बच्चे खाना खा रहे हैं, तो वो सौरभ द्विवेदी भी चकरा गया कि यार ये क्या बोल रही हो तुम। वो मैं तो आई थिंक लाइक इफ आई ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस, शी वाज ट्राइंग टू से बच्चों के लिए नहीं, मेरे ख्याल से शायद वो मतलब हमारे लिए, मतलब कि क्योंकि सब लोग देख ही रहे हैं ना उसको, कि कम से कम अरे ये वो बंदे बच्चों के लिए बोल रही देखेंगे। थी भाई, वो बच्चों के लिए ठीक बोल है, रही थी। नॉट श्योर, बट लेकिन ये तो हम बिल्कुल तीनों मानते हैं ना इस बात को कि जियो रिवॉल्यूशन के बाद से, जब से इंटरनेट इतना एक्सेसिबल हुआ है घर के अंदर में, जो क्योंकि अब बाकी लोग तो फिर भी अपनी 30% 10% जिंदगी गुजार लिए, उतने मतलब इतना मुंह पर नहीं पड़ता था उनका इंटरनेट और ये सब चीजें। आजकल तो, और अब तो एआई स्लॉप तो और ज्यादा, एक कदम और ज्यादा वो हो चुका है, वहां तो मशीन लर्निंग इस लेवल पर है कि पहले तो लोगों को कंटेंट बनाना पड़ता था कि ठीक है ये पर्टिकुलर कंटेंट बना के देखते हैं क्या चलता है क्या नहीं चलता है, उसके अंदर में वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अभी तो वो मिनट के हिसाब से एआई स्लॉप्स क्रिएट कर रहा है, और आप मतलब क्या क्या नहीं देख रहे, रोब्लॉक्स को लेकर के चल रहा था, मतलब बच्चों के एडिक्शन प्लस मेंटल हेल्थ और इन सब को लेकर के पूरी दुनिया एग्जिस्टेंस में आ रही है, क्योंकि हम जानते हैं भाई कि नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हो गए, मतलब कि दो, अभी मैं डेटा उठा रहा था आज की वीडियो के लिए कि 2001 से 2006 में ही 1 बिलियन बच्चे पैदा हो गए, मतलब बिलियंस ऑफ बच्चे पैदा हो रहे हैं, जे शेप कर्व है ना, तो नंबर ऑफ जो बच्चे पैदा होंगे वो इतने ज्यादा हैं इस वक्त कि जो हम हमेशा फन लाइन बोलता हूं मैं कि 3 लाख साल लगे, लगभग लगभग 2 लाख साल लगे, लगा लो 1800 तक 1 बिलियन पॉपुलेशन जाने में, और पिछले 200 साल के अंदर में हम 7-8 बिलियन क्रॉस कर दिए। तो इतने ज़्यादा बच्चे हैं, इतने ज़्यादा मोबाइल हैं, मैं बहुत अच्छे से देख सकता हूँ कि अभी भाई का धंधा बहुत तगड़े से बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस लेवल पर क्या नाम है एडिक्शन बच्चों में आ रहा है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि चलो मैंने ये मैं मान सकता हूँ कि हम लोग अपने लेवल पे लगा लेंगे, दिमाग कर लेंगे, वहां तो हमको डिसीजन लेना है ना नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि इसको कितना एक्सपोजर देना है क्या नहीं देना है, तो उसमें साइकोलॉजी क्या बता रही है, क्या लेटेस्ट चीजें एग्जिस्टेंस में आ रही हैं, वो अगर अगला जितना भी इत्मीनान से आप प्लीज इस पे समय लेना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। वेरी इसमें इंपॉर्टेंट। दो मेन स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक तो है कि देखो सोशल मीडिया को उससे आप भाग नहीं सकते, ये एक रियलिटी है हमारी, 2008 से 2012 से एक रियलिटी बन चुकी है, इंटरनेट पे बच्चे होंगे ही, आप उससे भाग ही नहीं सकते। आप कितनी कोशिश कर लो कि एक बच्चे को ना रखो, 2 बच्चों को ना रखो, इवेंचुअली ये बच्चे कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे इंटरनेट पे पहुंचने का। तो एक तो व्यू है कि आप इंटरनेट को जितना सेव कर सको सेव करो, सेफ बनाओ बच्चों के लिए, कि या तो उस पर पेरेंटल ब्लॉक्स डाल के रखो, जो भी डिवाइस पे बच्चा इंटरनेट एक्सेस कर सकता है उस पर पेरेंटल ब्लॉक्स डालो, उस पर पेरेंटल कंट्रोल्स डालो, जो बच्चा अनकंट्रोल मतलब डीएक्टिवेट ना कर पाए। एक तो वो है कि बच्चों पे इफेक्ट होगा, आप उससे नहीं बच सकते, आप उसको बस प्रिवेंट कर सकते हो, आप अपने स्टेप्स जितने लो। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये मानता है कि हम श्योर नहीं हो सकते इसका बच्चों पे कुछ बुरा असर पड़ रहा है। वो एक बहुत ही माइनॉरिटी है, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि
टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, बच्चे टेक्नोलॉजी को यूज कैसे कर रहे हैं वो बुरा है। पेरेंट्स टेक्नोलॉजी को यूज कैसे कर रहे हैं बच्चों के लिए वो बुरा है। कि बच्चे पेरेंट्स जब अपने बच्चों को खाना और टेक्नोलॉजी एसोसिएट करके दे देते हैं कि अगर खाना खाना है तो यही इसी से गाना इसी से होगा शुरू, तो वो एक आउटसोर्सिंग हो जाती है पेरेंटिंग की, जहाँ पे एक पॉइंट के बाद वो जो एल्गोरिदम है वही बच्चे को बड़ा कर रहा है। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वहाँ पे पेरेंट्स तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो इस वजह से जो पेरेंट्स पे है वो सारा कंट्रोल उन पे चला जाता है कि भाई पेरेंट्स जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं। और अगर पेरेंट ही अपनी बच्चों की ग्रोथ को आउटसोर्स कर देगा तो बच्चों पे वी कांट बी श्योर कि पॉजिटिव इफेक्ट होगा या नेगेटिव इफेक्ट होगा। अब जैसे किसी बच्चे को साइंटिफिक चैनल्स देखने लग गए यूट्यूब पे, साइंस वाले चैनल्स देखने लग गए, यूनिवर्स वाले चैनल्स देखने लग गए, मे बी इट कुड बी पॉजिटिव, मे बी इट कुड हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट। वो ज़्यादा क्यूरियस बन गए, वो ज़्यादा ओपन माइंडेड बन गए कि भाई अलग टाइप की चीज़ें भी हैं दुनिया में। तो इन दो व्यूज़ के बीच में इतनी लड़ाई होती है साइकोलॉजी की दुनिया में एटलीस्ट, कि भाई एक तो बोलता है सोशल मीडिया एकदम बर्बाद कर देगा बच्चों को। इसी वजह से आई थिंक स्विट्जरलैंड में था कि 3 साल के बच्चों को बैन कर दिया है सोशल मीडिया कि उनको स्क्रीन दिखाई नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया टीनेजर्स के लिए हो गया, स्वीडन मतलब कि आप उनको स्क्रीन दिखाई नहीं सकते। नहीं, मैं सोशल मीडिया मान के चल रहा हूँ। इंटरनेट तो नो डाउट इज लाइक ब्लेसिंग कि हमारी जो जिस मैं जब भी मेरा क्वेश्चन आया है मतलब कि अगर इफ आई वाज समहाउ नॉट कम्युनिकेटिंग प्रॉपर्ली, तो द होल पॉइंट वाज रिगार्डिंग कि सोशल मीडिया ओनली। तो सोशल मीडिया के एंगल से आप बताना, क्योंकि इंटरनेट तो इतना विशाल है और हम इतने मंदबुद्धि हैं कि दिन में 4 वेबसाइट और वो भी चारों की चारों सोशल मीडिया से ज़्यादा इंटरनेट को एक्सप्लोर ही नहीं करते। और उसी के मतलब चंगुल में ऐसे वो गोल घूम करके रह गए हैं। लोग रेडिट को इंटेलेक्चुअल मान लेते हैं, मतलब कि हाँ रेडिट कर रहे हैं तो बहुत मतलब कि आहा क्या बात है, किस लेवल पे पहुंच गए हम। जबकि वो भी सोशल आप तो डिस्कशन बेस्ड टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म पे हैं, पे चले गए। और जिस जैसे हाँ प्लीज मैं सोशल मीडिया की अगर बात करें ना, मेरे को देखो एक वो पर्सनल फ्रीडम वाली बात आ जाती है एक तो कि भाई लोगों को कहीं भी जाने का फ्रीडम होना चाहिए, लेकिन मैंने जैसे बच्चों पर इफेक्ट होते हुए देखा है सोशल मीडिया का, इन एल्गोरिथम्स का। आई पर्सनली सपोर्ट द आइडिया ऑफ बैनिंग चिल्ड्रन बिलो अ सर्टेन एज फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया, कि आप उस पर एक्टिविटी नहीं कर सकते। जैसे हम आई थिंक 2010 तक फेसबुक का हुआ करता था 18 ईयर्स की एज हुआ करती थी लिमिट, तो अब उस पे तो हम एज अपनी बढ़ा के बना लेते थे अकाउंट, फिर देखते थे क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा। आर यू श्योर, आर यू अबव 18? यस आई एम। यस, ये बहुत अच्छा है यार, इससे आगे क्या ही हो सकता है। लेकिन अब देखो वो जो वेबसाइट्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनको भी रियलाइज हो रहा है कि यार हम लोग कुछ हार्म कॉज कर रहे हैं अपने जो व्यूअर्स हैं उन्हीं को, एंड उसकी वजह से उन्होंने फिर अब ये गवर्नमेंट आईडी भी मांगने लग गए हैं, ये भी होने लग गया है। अब एज अ साइकोलॉजिस्ट हम पॉलिसी तो डिक्टेट नहीं कर सकते, हम ये सब डिक्टेट नहीं कर सकते। हम ये बोल सकते हैं कि अगर इंडिविजुअल को कोई दिक्कत हो रही है एडिक्शन की, स्क्रीन एडिक्शन की, या फिर सोशल मीडिया पे रेडिकलाइजेशन की, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर पॉलिसी हमारे हाथ में होती तो पॉलिसी तो इतना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको बैलेंस भी करना है लोगों के राइट्स को, और आपको उनकी जो सेफ्टी है उसको भी मैनेज करना है। तो अब देखो जहाँ पे उन्होंने बैन किया है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर वो ग्लोबल बैन नहीं होगा तो लोग वीपीएन करके कहीं और से एक्सेस कर लेंगे, जो करना चाहते हैं लोग एक्सेस, वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं। अब ये दिक्कत रहती है कि हम कितने फिल्टर्स लगा सकते हैं उससे पहले कि भाई वो उस पे पहुंचे ही ना। बट ये जो ऑस्ट्रेलिया वाली बात है कि 16 साल से कम वाले बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल नहीं करने दे रहे वो लोग, शुडंट इट बी लाइक ग्लोबल थिंग? क्योंकि ये ऐसी चीज़ होनी चाहिए, 16 साल के से कम वाले बच्चों को सोशल मीडिया नहीं हैंडल करने देना चाहिए। और वो जो गवर्नमेंट आईडी वाली बात है वो भी मतलब ये एक डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए था। अरे भैया वो याद नहीं आपको कि क्या बुक का नाम भूल रहा हूँ मैं, एडिक्शन क्या नाम था, बुक खैर। तो पॉइंट इज कि जितने भी सोशल मीडिया के टेक के जाइंट्स हैं उनके सारे बच्चे और उनके स्कूल्स, और वो बिल्कुल इस तरीके से हैं कि डोंट गेट हाई ऑन योर ओन सप्लाई, कि अपने बच्चों को नहीं वो देंगे
क्या नाम है कि लेकिन दुनिया के बच्चों के लिए चलेगा, और खास करके वो पर्टिकुलर कंट्रीज जहाँ पर ये अलाउड है, मतलब अलाउड इन द सेंस कि आप इसी तरीके से देख लो ना, चाइना टिकटॉक तो भले से हम लोगों ने बैन कर दिया उसकी वजह से हाँ कि चाइना के साथ में सिक्योरिटी इश्यूज को बोल करके, लेकिन इसके पास है क्या नाम है, पाकिस्तान के पास ऑप्शन है, क्योंकि अब जैसे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती जाएंगी वहां पर जैसे ही थोड़ा सा लोग पैसे फेंकेंगे, ये भाई $1 ट्रिलियन कंपनियां हैं, ये $1 ट्रिलियन भारत की पूरी इकोनॉमी, हम लोग बोलते हैं हम $5 ट्रिलियन बनेंगे, ये एक एक कंपनी जो है वो एनवीडिया 4.5 की हो गई भाई, $4.5 ट्रिलियन, और तो वो तो थोड़ा सा भी ऐसे फेंकेंगे तो लोग तो मतलब कि पॉलिसीज तो यूं कागज की तरह। टिकटॉक को बैन करने से क्या हुआ, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने कमी पूरी कर दी उसकी, 90% इंस्टाग्राम और कुछ हद तक यूट्यूब ने उसकी कमी पूरी कर दी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की। मुझे तो वो तो राइड की है ना टिकटॉक ने इतना कम समय में इतनी तगड़ी वो मारी थी उछाल, क्योंकि वाइन आया था, तो वाइन अपने समय से आगे था, तो उस टाइम तो चला नहीं वाइन, लेकिन अब जब टिकटॉक चला तो टिकटॉक को देख करके उसकी सक्सेस पे बाकी लोगों ने राइड करने की कोशिश की है। केवल इंस्टाग्राम फोटो डोमिनेंट था केवल पहले, वो फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म था, और फिर वो धीरे धीरे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया कि रील के अंदर में भी उसका IGTV आया था कि उसके अंदर में लॉन्ग थी, उसने बोला कि लॉन्ग नहीं चाहिए अपने को, लॉन्ग से ज्यादा वो नहीं आ रही है, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में आ जाओ। और इस तरीके से यूट्यूब का भी अगर आप देखोगे तो यूट्यूब एक्चुअल में बाई मॉडल में चला गया। क्यों? क्योंकि अब आप देखोगे तो 10 मिनट की वीडियोस नहीं चल रही है, अब या तो आप बनाओ 20, 25, 30 मिनट की वीडियो, वो वाला सेक्शन है, या पॉडकास्ट, और या फिर आप आ जाओ 3 मिनट से कम हो तो शॉर्ट्स वाली दुनिया के अंदर में आ जाओ। और पता है प्रॉब्लम क्या है, सॉरी मैं भूल जाऊंगा ना, कि जैसे आप YouTube खोलते हो ना, बाय डिफॉल्ट आपको सबसे पहले दिखता है शॉर्ट्स वाला सेक्शन, उसके बाद आता है आपका लॉन्ग फॉर्म वाला। मतलब ये मैंने ट्राई किया अलग अलग जगहों से करने का, बट बाय डिफॉल्ट YouTube वांट्स टू पुट शॉर्ट्स फर्स्ट और उसके बाद आता है लॉन्ग, कि हाँ आप देख ले, चल लॉन्ग भी देख ले। तो इंस्टाग्राम भी वही एक्सपेरिमेंट कर रहा है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को ही डिफॉल्ट बनाना। सर्च ऑप्शन छीन लो और डायरेक्ट उनसे बात मत करो, डायरेक्ट बात करो उसके लिम्बिक सिस्टम से। हम बोले कि हमको तुमसे बात ही नहीं करनी, हम तुम्हारे लिम्बिक सिस्टम से बात कर लेंगे डायरेक्टली, तुम बीच में से हट जाओ, तुम अपना सर्च ऑप्शन लगाने की जरूरत नहीं है। तो वो पूरी वो ये वाली कोशिश करके रखते हैं। खैर, तो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए था, हम थोड़े से डाइग्रेस हो गए थे अपने इस पर्टिकुलर वाले पार्ट से, बट वेरी वेल डाइग्रेस्ड पार्ट। वापस से आते हैं इस पर्टिकुलर, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कोई अल्टीमेट उस पर नहीं पहुंच पाए साइबर, क्योंकि मुझे आई एम वेरी, मतलब पता ही है, सबको ही पता है कि साइबर बहुत तगड़ा जाने वाला है आगे अगले कुछ सालों के अंदर में, क्योंकि जिस तरीके से हर व्यक्ति की आइडेंटिटी इतना ज़्यादा ऑनलाइन आ चुकी है, तो साइबर स्पेस बहुत अच्छा रहेगा। और एक ये बच्चों का एडिक्शन या एडिक्शन वाली जो दुनिया है, ये आ रही है, मतलब कि जितना हम नहीं सुनते हैं अभी। तो अगर कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में चाइल्ड एडिक्शन पे अभी चैनल बनाए इंस्टाग्राम पे, आई कैन गारंटी यू बेहतरीन चलेगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, इसलिए मैं बना रहा हूँ। हमने कंटेंट के आइडिया ज्यादा दे दिए बल्कि एक्चुअली, लेकिन लाइक एटलीस्ट इट इज रेजोनेटिंग विद द सॉल्यूशन, राइट, के एटलीस्ट सॉल्यूशन वाली डायरेक्शन में चलते हैं। तो ये वाले पार्ट पे आ जाते हैं वापस से, कि किस तरीके से जो हम रिलेशनशिप, शादी, जब हमने ये कहा कि मैं वापस आता हूँ, मुझे याद आ गया कि मैं क्या पॉइंट अगला रेज करना चाह रहा था। अगली डायरेक्शन हमारी ये है कि जब आपने कहा कि यार ठीक है, ओके फाइन, कि मेरे को एसिमेट्रिकली एक्सट्रीम कंटेंट ज़्यादा नज़र आता है, जिसकी वजह से मुझे जो रियल इमेज है ओरिजिनल वर्ल्ड की वो नहीं नज़र आएगी, मुझे इसका स्क्यूड वर्जन मुझे इंटरनेट पे नज़र आता है, जिसकी वजह से लोग अपने फीडबैक मैकेनिज्म में घुस करके सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी में जा सकते हैं। ओके, लेकिन इससे ये बात तो दरकिनार नहीं की जा सकती ना कि इंडियन सोसाइटी में जॉइंट फैमिली की वजह से और बाकी चीज़ों की और जनरेशन की वजह से, सास ससुर घर वाले ऊपर वाली जनरेशन, इनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मेंटल स्ट्रेस, जो पागल हुआ पड़ा है हमारा समाज, उसमें तो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट एग्जिस्ट तो बहुत तगड़े तरीके से करता है ना। भले से ओके फाइन, ये मैं इसको इतना बोल करके साइड कर रहा हूँ कि ओके फाइन, मेरे को एक एक्सेप्शनल ज़्यादातर नज़र आती हैं चीज़ें, ओके एग्रीड, इसको मैं हटा देना चाहता हूँ। अब मैं अगले कुछ मिनट बिताना चाहूँगा इस पर्टिकुलर पार्ट पे कि यार बदल तो नहीं गया ना, फैक्ट तो नहीं बदल गया ना, कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हर घर के अंदर में,
जो सास बहू या जनरेशन को लेकर के जो प्रॉब्लम चल रही है वो एग्जिस्ट कर ही रही है। इंडियन सोसाइटी के ताने बाने की नज़र से आई वांटेड टू नो योर एक्सपीरियंस, योर एक्सपोजर, कि जब चीज़ें आती हैं तो क्या वाकई में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्योंकि फैमिली को लेकर के हैं, तो इसके ऊपर शुरू करते हैं अगले कुछ मिनट। यार फैमिली एक ऐसी चीज़ है जो सपोर्ट करने के लिए है वैसे तो, लेकिन आपके ना वो बहुत एक सफोकेटिंग सी हो जाती है, क्योंकि फैमिली की जब एक्सपेक्टेशंस आती हैं, स्पेशली जॉइंट फैमिली में, आपको एक रोल दे दिया जाता है। जितना मैंने देखा है, मतलब मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में बड़ा हुआ हूँ, मम्मी पापा और 2 बहनें। जॉइंट फैमिलीज में जो भी लोग दिखते हैं, दे सीम वेरी सफोकेटेड विद द आइडिया कि भाई हम बहुत पूरे टाइम नज़र रहती है हम पे, पूरे टाइम किसी ना किसी से झगड़ा चल रहा होता है, कहीं ना कोई कलेश हो रहा होता है, उसमें हम छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढते रहते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग इट एज द नॉर्म। वो ऐसा रहता है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ चल रही है और उसमें आप छोटा सा एक कोई खुशी का पॉकेट बना लो और वहाँ पे जीना शुरू कर दो। अब जितना मैंने देखा है, अब मैं खुद थेरेपी नहीं लेता, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट दोस्त हैं मेरे, वो यूजुअली फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से ही आते हैं लोग थेरेपी में। फैमिली में कोई कुछ लड़ाई चल रही है किसी से, किसी ने आपको कुछ फ्रीडम नहीं दिया कोई डिसीजंस लेने का अपनी खुद की लाइफ के बारे में, कोई आपको अब्यूज़ कर रहा है लाइफ फैमिली में। एंड अगर आप वो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट होती है उसमें भी आप कॉजेज ऑफ सुसाइड देखो, 32% आई थिंक 1/3 वो फैमिली प्रॉब्लम्स ही बताते हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर उसके बाद मैरिटल प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर मेंटल इलनेस आती है। कि भाई मेजर रीज़न जो है हमारा, जो फैमिली का ऑर्गेनाइजेशन है, सुसाइड उसी वजह से होती है कि फैमिली की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फैमिली की क्या क्या इम्पोजिशंस होती हैं। आई गेस किलिंग भी, क्योंकि थोड़ी मतलब कि एक पोर्शन किलिंग का लड़की को आग लगाने से लेकर के कि जो फॉल्स उसमें जाएंगी, वो भी तो मैरिज का मतलब कि फैमिली का जो ताना बाना एग्जिस्ट करता है, फैमिली के ताने बाने में कास्ट, फैमिली के ताने बाने में दहेज, फैमिली के ताने बाने में घर का काम वाली बाई लगाई कि नहीं लगाई, कि लगानी पड़ कि भैया अगर लगा ली तो तुमको शादी करके क्यों लेकर के आए हैं, और क्या नाम है कपड़े कि क्या कपड़े पहने जाएंगे। दीज आर लाइक ऑन द टॉप ऑफ माय माइंड। और मैंने देखूं तो जब भी लोग मुझे बात करते हुए नजर आते हैं, इनके अलावा बात ही नहीं होती। मतलब कि हमारे सोशल फैब्रिक के अंदर में अकेला पॉइंट जो यूनानिमसली राइड कर रहा है सब लोगों के कॉन्वर्सेशन में इज द फैमिली क्यूटिया, केवल और केवल जो मुझे देखने को मिलता है। क्या ये मेरा अकेले का एक्सपोजर है जो मतलब कि मैं अवेलेबिलिटी बायस बोल करके हटा दूं, या फिर वाकई में देखने में मिल रहा है ये सब? अरे 100% यार, ये तो लोगों के दिमाग में इसलिए आता है ना कि पोजीशन ऑफ पावर किसके पास है, कि जो नई बहू आई है और स्पेशली कि भाई तू मेरी बात सुनेगी या मैं तेरी बात सुनूंगी, तेरे को बेटे को मैंने बल पोस के बड़ा करा है या तेरी बात सुनने का लग गया आप। तो ये सबसे बड़ा पोजीशन ऑफ उससे पावर डायनामिक से ही आ रहा है सब कुछ प्रॉब्लम, कि भाई लड़का सोच रहा है कि मैं किसकी बात सुनूं, मैं मम्मी की बात सुनूं या फिर उसकी बात सुनूं, और यही से सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो उसको लगता है कि मैं बीच वाला रास्ता अपना लेता हूँ और दोनों ही केसेस में मतलब जहाँ पे जैसा मेरा दाव चल जाएगा वो मैं कर लेता हूँ। तो उसी से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं मेरे हिसाब से। तो और क्या है, क्योंकि कोई भी क्यों चाहेगा कि मैं दब के रहूं, ऑब्वियस सी बात है, राइट। मम्मी भी क्यों चाहेगी और लड़की भी क्यों चाहेगी या लड़का भी क्यों चाहेगा, वो कहेगा यार मैं किसी से थोड़ी ना दब सकता हूँ। और मेरे को तो ये लगता है ना ज्यादातर ये इसलिए भी तो चल सकता है। देखो जरा आप ये वाला पर्टिकुलर आइडिया मेरा बताना, उसमें कोई कमी हो आइडिया में तो बताना, कि अगर इन्हीं लोगों को जो कि जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं ना, इन्हीं लोगों को मैं उठा करके न्यूक्लियर फैमिली में भेज दूं, तो ये लोग फिर लॉजिकल डिसीजन लेंगे कि जरूरत है तो कर लो, अच्छा लग रहा है तो कर लो। ये क्या है कि जब ये जॉइंट फैमिली में या खानदान जब नजर में आ जाता है, व्यक्ति के दिमाग में आ जाता है, तो वो अपनी राय से ज्यादा या अपनी जो उसको असल में फर्क नहीं पड़ेगा, इतना करना है कर लो, नहीं करना है मत करो, से ज्यादा उसको ये फर्क लगने लगता है कि वो खुद को उस हर्ड का पार्ट इस तरीके से मानने लगता है और खुद एक्ट करने लग जाता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समाज, कि भाई समाज को ये चीज नहीं पसंद आएगी तो तुम भी ये चीज मत करो। और वहीं इसी व्यक्ति को मैं उठा करके किसी सोसाइटी में डाल दूं और अपने 2 बच्चों के साथ में, तो फिर ये उस टाइम पर बोलने लगेगा शायद कि करना है ठीक है, करना है कर लो, नहीं करना है मत करो।
तो हाँ, तो अभी सही मैं अर्जुन भाई से ये वाली बात पूछा था, अभी आपने बोला रवि भाई कि मम्मी और वो वाला पार्ट के क्या नाम है कि जब बहू आती है, नहीं ये वाला जब आप मेंशन कर रहे थे, मुझे ये स्पेसिफिकली अर्जुन भाई से बात करनी है इस बारे में। जब हमने शुरुआत की थी तो इडिपस कॉम्प्लेक्स वगैरह से बात की थी, मुझे इसको उठा करके द रिलेशनशिप बिटवीन जो लड़का और मम्मी, इन दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप हमेशा से रहा। मम्मी के पास और कोई नहीं है, लेकिन जब जैसे ही नई लड़की घर में आती है, तुरंत अब क्या है कि जो दूरी, मतलब कि पहले लड़का मम्मी के साथ ऐसे घूमता फिरता था, लेकिन जैसे ही लड़की आई है, अब ये लड़की के साथ कूदरा फादरा है, जिसकी वजह से जो एक रिलेशनशिप के अंदर में कमी आ रही है, वो मम्मी और लड़के के रिलेशनशिप में अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट, अनसेड कॉन्फ्लिक्ट है, एग्जिस्टेंस में आ रहा है। तो क्या ये अब ये सोच रही है कि उसको जानबूझ करके प्रताड़ना दूंगी मैं इस औरत को, जिसने मुझे मेरे से मेरे 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 बच्चे को मेरे को अलग करने की कोशिश कर रही है। क्या ये मैं सुनता हूँ या समझ रहा हूँ या मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन और पर इज देयर ट्रुथ एक बिहाइंड और इट? चीज़ है, एक और चीज़ है, इसमें एक ही डायनामिक प्रभावित नहीं हो रही है, इसमें हस्बैंड और वाइफ की डायनामिक्स भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि वो कह रही है कि यार तुम मुझे शादी करके लाए हो, मेरे ऑलरेडी इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एडजस्ट इनटू दिस एलियन एटमॉस्फेयर, और तुम क्या है बात बात पर अपनी मम्मी से क्या बोलते हैं बातचीत कर रहे हो, सारी ओपिनियन ले रहे हो, तो मैं यहाँ पर क्या रोटी बनाने के लिए हूँ? तो वो सारी चीज़ उसके डायनामिक्स को भी प्रभावित करती है। तो ये इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स चीज़ कि माँ बेटे का या माँ बेटे का या फिर किसी और का नहीं हो रहा है, सिर्फ ये हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन प्रभावित हो रहा है इस चीज़ में, क्योंकि उस बहू के लिए भी इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, विच नोबडी थिंक्स दीज डेज प्रॉब्ली, बट अर्लियर डेज नोबडी यूज्ड टू थिंक कि भाई उसको तो क्या है, उसके लिए तो अच्छी बात है, उसको तो पूरा दिन घर में बैठना है, करना ही पड़ता है, हमने भी किया है, तुम्हारी अम्मा ने भी किया है, तुम भी करोगी। तो ये इट इज़ लाइक एक्सपेक्टेशन ना, तो ये हर रिलेशन को प्रभावित कर रहा है। नहीं देखो, आपने बिल्कुल सही वो एडिपस कॉम्प्लेक्स वाला ही फिर से सही एकदम उठाया कि एक पॉइंट के बाद वो थोड़ा कंपटीशन बन जाता है दोनों में कि लड़के का अटेंशन किसको ज्यादा मिल रहा है, किसको कम मिल रहा है। और एक आई थिंक इसी वजह से ये ट्रोप भी है कि भाई लड़का अपनी माँ और अपनी बीवी के बीच में पूरे टाइम फंसता रहता है कि भाई किसको खुश रखें, किसको। दिस इज व्हाट साइकोएनालिसिस इज, एंड साइकोएनालिसिस बहुत ही एक इट कैन बी अ वेरी सेक्सिस्ट अप्रोच। इसका एक बहुत ही ठीक क्रिटिसिज्म भी इसी मामले में होता है, बट हाँ मतलब हिस्टेरिया वाला, लड़कियों को तो सीधे ये बोल देता है हिस्टेरेक्टमी वाला। खैर हाँ प्लीज प्लीज। तो हाँ बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी कि कई बार इन सिचुएशन में, अब देखो साइको एनालिसिस वाले क्या करते हैं, अपनी दोनों साइड कवर कर लेते हैं। ये बोलते हैं कि दिस विल बी अ रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मदर इन लॉ एंड द वाइफ। दे ऑल्सो से दैट इट माइट ऑल्सो लीड टू अ क्लोजर रिलेशनशिप बिटवीन द टू, क्योंकि वो दोनों बहुत सिमिलर हैं एक दूसरे के। एक दूसरे के सिमिलर हैं कि वो कहते हैं कि अरे हम दोनों तो एक जैसे से हैं, इसको छोड़ो, लड़के को छोड़ो, हम दोनों आपस में अपनी अपनी दोस्ती बनाते हैं अच्छे से। सो वो उन्होंने अपने दोनों साइड कवर कर लिए हैं कि इसकी वजह से लड़ाई भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उनको है कि हमें लड़के का ज्यादा, बेटे का या फिर अपने हस्बैंड का ज्यादा अटेंशन चाहिए। और इसमें जो बेटा स्लैश हस्बैंड है वो डिस्कार्ड भी हो सकता है कि बेटा तुम जाओ अपना काम करो चुपचाप, हम अपना देख लेंगे। ये देखा, फिर से ये भाई ने वही वाली बात कर दी, पूरा 180 कवर कर दिया। पूरी दोनों साइड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जो हुआ वो सही है। मतलब ये था भाई साहब, बात तो आपकी सही है। अरे हाँ ये बात है, हाँ भाई साहब बात तो आपकी भी सही है। दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है यहाँ। नाइस। बट कितना परसेंटेज होता है? मतलब मुझे नहीं लगता कि ये जो प्रोबेबिलिटी है कि भाई बेटा डिस्कार्ड हो गया और सास बहू मिलकर बोल रहे हैं कि तुम निकलो हम देख लेंगे, बहुत कम होता है, बहुत कम बहुत होता कम है होता है, वो। हाँ। मैं अपने एक्सपीरियंस आदर्श परिवार की निशानी है ये। अरे रुको भाई बता रहे अपना एक्सपीरियंस। हाँ भाई प्लीज, एक्सपीरियंस बड़ा मेरे को एक्सपीरियंस ये के वाली हिसाब से, एक्सपीरियंस सेकेंडरी एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल सकता हूँ मैं कि अच्छा खासा बता रहे थे। हाँ मोस्टली इट लीड्स टू अ कॉन्फ्लिक्ट इंस्टेड ऑफ कोलैबोरेशन। तो ये अगर अब मेरे को दोनों को कंपेयर करना है, इंडियन सोसाइटीज और वेस्टर्न सोसाइटीज, मैं नहीं रहा हूँ, मैंने फिल्में देखी हैं तो लेकिन उनके मुताबिक भी तो द टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मदर सन और बीवी, ये ट्रायो और इंडिया का ट्रायो, मैं इन दोनों में अगर मैं देखूंगा तो मुझे क्या अंतर नजर आएगा फिर, अगर इंडिया में जो जॉइंट फैमिली इतना हाँ वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में इट्स नॉट रियली एक्सपेक्टेड कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहोगे आफ्टर 18। वहाँ पे वो आपको छोड़ देते हैं कि भाई निकलो,
निकलो भी, आपके थोड़ा डिपेंडेंस रह सकता है, बट यू आर एक्सपेक्टेड टू बी एन इंडिविजुअल एक एज के बाद। तो वहाँ पे जो मदर इन लॉ एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है, इट्स वेरी कॉर्डियल एंड वेरी लिमिटेड। ऐसा नहीं होता कि आप बहुत मिलते हो, उनमें होता है कि भाई बेटे ने पसंद कर लिया, बेटा का ठीक है, या फिर बेटी ने पसंद कर लिया, ये दोनों खुश हैं आपस में, ठीक है। इंडिया में जो मैरिज का कंसेप्ट ही है, इट्स अबाउट मीटिंग ऑफ फैमिलीज, मतलब फैमिलीज के बीच में सही बननी चाहिए, इंडिविजुअल के बीच में बने ना बने, क्योंकि वो कलेक्टिविस्टिक अपनी अप्रोच है ना, कि सबको साथ में लेके चलना है, सब खुश रहने चाहिए आपस में। सो वहाँ उसके चक्कर में सब दुखी हो गए। एग्जैक्टली हम वो इंडिविजुअल अप्रोच रखते ही नहीं है कि भाई आप एक इंडिविजुअल हो जिसकी खुद के डिमांड्स हैं, जिसकी खुद के रिक्वायरमेंट्स हैं, खुद के नीड्स हैं, आप एक अलग इंसान हो, यू आर जस्ट सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ अ फैमिली, एंड मैरिज इज सीन एज मर्जिंग ऑफ टू फैमिलीज। तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा ही, अगर आप इतने सारे इंडिविजुअल्स को साथ में मिलाने की कोशिश करोगे तो इट्स बाउंड टू हैपन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपन कुछ सीख सकते हैं ना वेस्टर्न समाज से, तो ये चीज़ ज़रूर सीख लें कि यार एक एज के बाद ना मैं दखल दूं अपने बहू के उसमें, ना बहू दखल दे सास के उसमें। तो ये चीज़ आई थिंक जस्ट गोइंग टू बी अ गोल्ड, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की। हाँ, वाह वाह, बताइए पूरा उसमें ये भी करना पड़ेगा ना, मतलब द मदर विल हैव टू लेट गो ऑफ हर सन एज वेल, कि भाई अब तू जा, तू जी ले अपनी जिंदगी। वो भी नहीं होता, वो अटैचमेंट इतनी स्ट्रांग है मदर और सन के बीच में कि नहीं हम होगा। खासकर इंडिया में अगर आप जो मिलेनियल लोगों की बात करें, जेंजी लोगों की बात करें, तो उसमें से अधिकतर लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं बोलूंगा कि बेटा तू जा, भाग जा यहाँ से। अरे तुम माँ नहीं हो ना, यही तो बोल रहे हैं भाई के माँ भी, मतलब मैं व्हेन आई स्पीक अबाउट लाइक आई स्पीक फॉर बोथ ऑफ अस, कि हम भाई हमें नहीं लेना देना, तू जा, शादी वादी करवा देंगे तेरी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं आप रवि भैया, बहुत एक्सट्रीमिस्ट निकले आप तो। नहीं, शायद इस वजह से क्योंकि हम लोग वही वाली वेस्टर्न सोसाइटी में रहे काफ़ी सालों तक, तो हम लोग उस चीज़ को अडेप्ट किया। वही मैंने कह रहा हूँ ना कि मैं 12 साल के आसपास में रहा, तो मैंने वहीं से अडेप्ट किया ये चीज़ कि यार मुझे बहुत मुझे गोल्डन लगा वो चीज़ कि यार 18 साल के तक आप अपने बच्चे को पालन पोषण करो, उसके बाद बोलो कि बेटा तू रहना चाहता है। ये भी एक गलत धारणा है कि 18 साल के बाद निकाल देते हैं या समथिंग। इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल कि भाई तू रहना चाहता है तो रह सकता है, और इट्स ऑलवेज फैमिली स्पेसिफिक कि भाई इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू बी हियर और नॉट, एंड वेदर यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू रेंट और नॉट, इट्स डायरेक्टली अप टू यू वेदर यू वांट टू लाइक स्टे फॉर वट एवर लॉन्ग। आई थिंक ये बहुत फैमिली स्पेसिफिक है वहाँ पर। मैं अगले कुछ मिनट के लिए डेविल्स एडवोकेट बनूंगा और मैं वो सवाल फेंकूंगा जो हमारे बड़े सुनते हुए मुझे मिले, और प्लीज साइकोलॉजिस्ट भाई आप जरा उसको टैकल करिएगा अपने हिसाब से। क्या बताएंगे आप कि भाई साहब यहाँ तो अंग्रेज लोगों में तो इतना किसी के बाप का कुछ नहीं पता, किसी की माँ का नहीं पता, डाइवोर्स इतने ज्यादा होते हैं। कम से कम देखो हमारे यहाँ फैमिली की वजह से देखो डाइवोर्स रोड बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं अरे क्या ही टैकल ये अरे मैं तो मेरा अच्छा खासा काउंटर भाई चाहिए, लोगों को जवाब चाहिए, क्योंकि यही सवाल यही तो स्टेटमेंट्स हैं जो सुनने के लिए मिल रहे हैं। तो प्लीज आई नीड आंसर्स, बताइए ये। देखो ये वही बातें हैं जो बोलने में सुनने में अच्छी लगती हैं, हमें ऐसा फील कराते हैं कि हम कुछ सही कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, बट ट्रूथ यही है कि अगर लोगों के पास ऑप्शन हो इतना इजीली डिवोर्स कर पाने की, आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अगर इंडिया में डिवोर्स रेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। आई थिंक एक पॉइंट के बाद ना यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि यार डिवोर्स इज अ लॉट मोर डिफिकल्ट, बहुत चोचले होंगे, कोर्ट में इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, कि भाई छोड़ो ना, करी सही से पहले तो सब यही लोग आ जाएंगे ना, मतलब कि इसी पे इतना रायता फैल जाएगा, भाई साहब क्या हो गया, हमसे कोई गलती हो गई और वही आ जाएंगे जो कल रात कुछ कर रहे हैं, हमारी बात करा दो, इनके पास चले जाओ, उनके पास चले जाओ, वो कुछ भी करने होता है इससे पहले कि वो कुछ हो पाए। तो देखो ये अपने आप को अगर बेटर फील कराना है कि हम कुछ हमारे पास कोई जादुई रेसिपी है जो किसी और के पास नहीं है, वो कर सकते हो, बोलने के लिए सुनने के लिए अच्छी है बातें, बट दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट रियलिटी इन माय ओपिनियन। अच्छा ठीक है, तो आप कुछ वैसे क्वेश्चंस जो आपको मुश्किल में डाल सकते हैं, तो ये बताएं कि ये जो किसी भी पर्टिकुलर रिलेशनशिप के अंदर में जब बोलते हैं कि भाई ये मर्द की जिम्मेदारी है या औरत की जिम्मेदारी है, या फिर इस तरीके के स्टेटमेंट्स के पहली इतने सिंपल से शुरू करता हूँ मैं कि अकॉर्डिंग टू यू
कि किसी रिलेशनशिप को बढ़िया चलाने के लिए पहली मीटिंग पर लड़के ने बोला है कि 50-50 होगा, कि हाँ। जो बिल है फर्स्ट डेट है और इट विल बी 50-50 और तो अकॉर्डिंग टू यू के मेल इज सपोज टू पे और 50-50 होना चाहिए। फीमेल इज सपोज्ड टू पे, दोनों का आंसर वाई फीमेल इज सपोज्ड टू पे। बढ़िया। अब नहीं, मैं तो देखो, मैं तो अगर ऐसा होता हूँ मैं तो पूरा ही पे करता हूँ, मैं 50-50 नहीं करता, बट क्यों? आई Is it ऑल्सो सी conditioning? Why? कंडीशनिंग। आई थिंक इट्स मोर डाउन टू कंडीशनिंग कि भाई इतना तो करोगे ही बेटा, ऐसा थोड़ी छोड़ दोगे आप किसी को। अच्छा ठीक है, चलो हो गया कंडीशनिंग। इफ आई आस्क यू टू लुक बैक एट योरसेल्फ और रेट्रोस्पेक्टिवली आई वांट यू टू एनालाइज इट कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको आज़ादी है कि कंडीशनिंग को उतार के फेंक सकते हो और आप बिल्कुल सोच करके अगर आपको मैं अल्टीमेटली बोलूं कि फिर चूज करने को बोला जाए तो व्हाट विल यू गो फॉर? आई थिंक 50-50 साउंड्स गुड यार। आई थिंक मतलब मेरे को पर्सनली इतनी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये पता है कई लड़के हैं जिनको उससे दिक्कत है और कई लड़कियां भी हैं जिनको उससे दिक्कत है कि ऐसे कैसे 50-50 कर। 50-50 से अच्छा 50-50 से दिक्कत है। हाँ। तो अच्छा एग्रीड और लेकिन इसके अंदर में अगर मैं वो वाला पर्टिकुलर पार्ट लेकर के आऊँ, जैसे कि ये वाला था, जैसे शेयर नहीं वीडियो फाइल, नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेवर पे हर बिल्स, ऐसा एक लड़के ने कहा है। He must be a red flag. -5 on 10. I mean, if he was a gentleman, he would have never said that. ये मेरे को प्लीज जेंटलमैन की डेफिनेशन क्लियर करें आज। ये जेंटलमैन कौन होते हैं, कौन सी प्रजाति है जो कि मतलब कि जेंटलमैन माने जाते हैं? पहले मैं इसको खत्म कर देता हूँ, फिर प्लीज बताइए। If he would be a man, he would never say that. ये तो एक कदम आगे चलिए। ये तो बोल रहे आदमी आदमी नहीं हो तुम, हाँ तो पुरुष ही नहीं है। पुरुष नहीं है, महापुरुष है। This is something a boy has said for sure. I mean, to be honest, like I believe in 50-50 as well, but I would really love it if the guy is willing to pay. So like, yeah. चले सर, जरा इसको खोलने की कोशिश करेंगे कि आपने भी कहा कि ठीक है कि 50-50 है, बट अगर आपके एक्शन से आपको जज किया जाएगा, अपने को तो मौका नहीं मिला तो आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं बता पाऊंगा कि डेट पे कौन कितना पे करेगा, बट भैया आप भी बताना है कि आपके हिसाब से ये आंसर नहीं चलेगा लड़की पे करेगी, प्लीज ये आंसर नहीं चलेगा आपको। यू आर सपोज्ड टू चूज वन एंड व्हाई एज वेल। इसमें मैं बताता हूँ, इसको इतना बड़ा इशू बना दिया गया ना, व्हाट इट रियली इज, उसको इतना बड़ा इशू बना दिया गया कि यार लड़का पे करेगा या लड़का इज सपोज टू पे या 50-50 करना है और लड़की पे करेगी, वो तो ऑप्शन है ही नहीं, वो तो खैर है ही नहीं ऑप्शन, क्योंकि द मैन हैज़ टू बी अ प्रोवाइडर फॉर एवरीथिंग, राइट? तो मैं उसको एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाऊंगा कि भाई क्यों नहीं लड़की पे करेगी, क्यों नहीं? क्योंकि इट इज एज गुड एज कि लड़का पे करेगा, क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल लेवल पर हम इसमें हम दो ही ऑप्शन तो डाइकोटमी को ही तो कंसिडर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं या तो लड़का पे करेगा या फिर 50-50 होगा। हम तीसरा ऑप्शन तो कर ही नहीं रहे ना केटर कि लड़की को पे करना चाहिए। मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि अगर आप इफ इवन यू वुड हैव चोजन के लड़की पे करे, आई वुड पुट इट लाइक लड़का पे करे, लड़का पे करेगा। तो मैं मजाक में कह रहा हूँ, लाइक आई एम सेइंग कि इट इज लाइक टू स्मॉल ऑफ एन इशू। अगर आप कभी डेट पर जा रहे हैं, इट इज टू स्मॉल ऑफ एन इशू कि कौन पे करेगा। ना आपकी हो गई उम्र तो आपको लग रहा है ये छोटा इशू है। ये इशू बहुत खतरनाक चल रहा है भैया। हम जब डेट पर भी गए थे ना, जब शादी से पहले, तब हमने नहीं पे करा था पहले। फिर बर्तन धोने पड़े थे, चोरी करके सॉरी। ये वाला प्लीज अर्जुन भाई कि मेरे को ये एक तो सोसाइटी का मुझे क्या पता चल पा रहा है, मुझे वो बातें भी जाननी है कि मुझे फैब्रिक के बारे में पता करना है कि और ये आ कहाँ से रहा है, और अपने आप को भी देखेंगे ना हम कि यार ये कंडीशनिंग आ कहाँ से रही है। और ये जब हम कहते हैं 50-50 तो लोग एक दरकिनार कर देते हैं। और ये क्वेश्चन ना, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत हैं कि एलिमनी लोगे तो अच्छा तो दहेज लोगे कि नहीं लोगे। अच्छा ये वाले जो बहुत चलते हैं इंटरनेट के ऊपर में कि माइक घुसड़ करके मुंह में और कि आप अच्छा बोलोगे। हाँ, इसको पहले लगाना, इस सेक्शन को पहले लगाना बहुत रेलेवेंट है, लोग पहुंचेंगे नहीं यहाँ तक। अरे कोई नहीं, प्लीज मेरे पास वैसे ही 10 मिनट है तो जल्दी से खत्म करते हैं। कोई बात नहीं। इसमें क्या होता है कि एक तो यहाँ पे नोटिस करने की चीज है कि आपकी मर्दानगी पे सवाल उठ जाता है। अगर आपने ये बोल भी दिया कि आप नहीं पे करोगे तो मतलब ये
इट इज द ग्रेटेस्ट इंसल्ट यू कैन गिव टू अ मैन कि यू आर नॉट इनफ ऑफ अ मैन। तो एक ये चीज समझनी पड़ेगी कि एक वो एस्पेक्ट है, क्योंकि जो सोशल नॉर्म रहा है, जो एवोल्यूशन हिस्टोरिकल नॉर्म रहा है, वो ये है कि लड़का पे करेगा एंड द वुमन इज देयर एज समबडी हु इज सपोज टू टेक केयर ऑफ द होल फैमिली। मतलब अगर आप एवोल्यूशनरी देखो, वो जेंडर रोल्स जो हुआ करते थे वो यही होते थे ना कि दीज आर क्लियर कट रोल्स फॉर ईच जेंडर, और उसके आगे नहीं होगा कुछ, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। सो वहां से जब हम बढ़ते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं, तो ये तो हो गया कि भाई 50-50 हो सकता है, 50-50 होना चाहिए, बट कई लोग अभी भी उधर ही फिट हैं कि नहीं, 50-50 बिल्कुल नहीं हो सकता। इस मामले में तो हम जो मानते हैं वही बिल्कुल सही है, और उसके आगे कुछ सही नहीं हो सकता। और अगर आपने कुछ और सजेस्ट भी कर दिया तो आप मर्दानगी पे एक लांछन है आप पे, मतलब आपने ऐसा बोल भी कैसे दिया कि आप मर्द हो। तो अब कंडीशनिंग जैसे आप पूछ रहे थे कहाँ से आ रही है, तो आई थिंक वही है कि आप जब बड़े हो तो ये देखते हो, यू ऑफन सी मेन इन द पोजीशन ऑफ अ प्रोवाइडर इंस्टेड ऑफ वुमेन। सो वहां से आप ग्रो करते करते यही होता है कि यू आर सपोज टू पे फॉर अदर्स, यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ अदर्स, यू आर सपोज टू प्रोवाइड फॉर अदर्स। एंड वही चीज हमारे आजकल के रिलेशनशिप्स में भी ट्रांसलेट हो जाती है कि ये ऐसे ही होगा और यही रहेगा। तो इसका ना मेरे को आचार्य प्रशांत वाला स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगा था, और एक इकोनॉमिस्ट भी था, उसका भी था, द मोस्ट एक्सपेंसिव सेक्स इज द फ्री सेक्स। एक तो ये वाले को उठाऊंगा, और दूसरा था कि भाई फ्री में नहीं मिलेगा कुछ भी। मतलब कि अगर वो पे कर रहा है ना, तो उसके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सपेक्टेशन अटैच हो गई ना, वो फ्री रहा ही नहीं। कि अगर मैं कंडीशनिंग के जरिए ही ये पर्टिकुलर काम करने लगूं कि एज पार्ट ऑफ माय कंडीशनिंग मैं टिपिकल जेंडर रोल्स में बिलीव कर रहा हूं और फर्स्ट डेट पर मैं पैसे दे भी रहा हूं, तो उसके साथ ये अटैच हो जाएगा कि आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम इनडायरेक्टली फ्रॉम द अदर साइड एज वेल। योर व्यूज। फ्री तो नहीं मिलेगा कुछ भी, खाना फ्री तो नहीं मिलने वाला लड़की को। ये तो देखो वही है, मतलब आप एक वो होता है कि आई थिंक दैट इज व्हाट द नॉर्मल थिंग, मतलब व्हाट मोस्ट पीपल एंड अप एक्सपेक्टिंग कि अगर आप पे कर रहे हो तो यू विल गेट समथिंग इन रिटर्न फॉर इट। बट समटाइम्स व्हाट एंड्स अप हैपनिंग, सामने वाले को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ गेम चल रहा है वहां पे, ऐसी कुछ कैलकुलेशन हो रही है, जिसकी वजह से फिर वो कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे, ये ऐसे आप एंटाइटलमेंट तो है नहीं यहाँ पे कि आपने पे कर दिया तो आपको कुछ भी किसी भी तरीके से। तो अब उसी की वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कि हमने इतना एफर्ट डाला, हमने ये किया, हमने वो किया, हमें क्या मिला एंड में। तो अनलेस आप एक वो रिक एंड मॉर्टी की एक वो मीम है ना कि मैं तुमसे नाइस 9 बार मैं तुमसे नाइस हो चुका हूँ, अब मेरे साथ सेक्स करो चलो। अरे वाह, वो मेरे को नहीं पता था, लेकिन ब्रिलियंट। I think रिक एंड मॉर्टी में था कि मैं I have been nice to you 10 times now, have sex with me, come on। तो वो ऐसे रह जाता है। मतलब it's something that niceness और providing something, I think it's something जो एक इतना बेसिक वैल्यू रहती है कि मतलब अगर उसके रिटर्न में कुछ ना मिले तो आई डोंट थिंक आई पर्सनली वुड बी लाइक अरे ये कुछ गलत कर दिया मैंने, मेरा फायदा उधार लेके गए वो डेट पे, दोस्तों से उधार लेकर के गए, इस बात को पोर्ट्रे करने के लिए इनडायरेक्टली, सिग्नल करने के लिए इनडायरेक्टली कि ही कैन बी अ प्रोवाइडर। वो इज इट वो होता है काफी कॉमनली होता है कि गाड़ी लेके जा रहे हैं, किसी के साथ मिलने जा रहे हैं तो बाइक पे नहीं जाएंगे तो गाड़ी लेके जाएंगे, और थोड़े बड़े वाले रेस्टोरेंट में जाएंगे, ऐसे कहीं किसी कैफे में नहीं जाएंगे। वो होता है यार, एंड आई थिंक वो एक सोशल रोल्स हम अभी भी प्ले कर रहे हैं ना कहीं कि ये ऐसे ही रहा है और ऐसे ही रहेगा। तो इसी का तो खामियाजा नहीं है, जो यही तो है वो पर्टिकुलर सीड्स जो कि अभी 4 कदम आगे जाकर के जो हमने पूरा का पूरा भी पूरा डिस्कशन किया, वो इसका अगला पार्ट है बेसिकली। क्योंकि ये कंडीशनिंग, ये एक्सपेक्टेशन, ये जेंडर रोल, क्योंकि हम लोग अपना दिमाग लगाने को तैयार नहीं है कि अभी क्या करना है। टिपिकल जो हम ऑटो पायलट पर चले आ रहे हैं, चाहे वो एज अ फैमिली जो ऑटो पायलट पे चले आ रहे हैं कि हाँ हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है जी, वो जो टिपिकली आ जाते हैं ना बात कि जब लोगों को आर्ग्यूमेंट्स नहीं मिल पाते हैं टैकल करने के लिए, तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है जी, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, वो वाला मीम जो है ना आशीष चंचलानी वाला, वो वाला। तो आई नो कि भाई को जाना है, बट इसको मैं इस तरीके से बीच में ही खत्म कर देता हूँ ताकि हम लोग ये बोल दूं कि इसका पार्ट 2 भी आएगा,
डिस्कशन करने के लिए कि अर्जुन भाई पर वो जबरदस्ती गन तान देते हैं कि ये नहीं, अगर नहीं आए तो इनकी तरफ से कुछ बल्कि प्रॉब्लम बल्कि ये भी डाल दो कि आपके कोई सवाल हो तो अर्जुन भाई हमारे साइकोलॉजी अर्जुन की भाई। बिरादरी को कभी परफेक्ट, थैंक यू फॉर दिस। क्योंकि अभी तो हमने मेंटल हेल्थ वाला जो जो पूरा डोमेन है उसको कवर नहीं किया, जो मेन डोमेन तो काफी आया ही चीजें नहीं अभी। अभी तो हाँ, तो कॉग्निटिव उसको बायसेस, डिसीजन मेकिंग वो सारा भी करेंगे। अच्छा, लेकिन मेरे को हाँ बड़ा मजा आया बकैती करने में, ये वाला बहुत मजा आया। पर्टिकुलर, और आई एम नॉट श्योर कि, बट ठीक है चलेगा। हम तो अरे हम कंडीशनिंग के जरिए अगर आपको दबा करके भी दोबारा बुला सकें तो भी मैं आई विल डू दैट। आप बुलाइए, हम आने को तैयार हैं, टेंशन ना लीजिए आप। बहुत अरे मजा आया थैंक आपसे यू, बात करके। रवि भाई सी आपसे भी पहली बार बात करी, बहुत मजा आया। सेम हियर बिल्कुल, आपसे खैर और चलिए, मुलाकात होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मिलते चलिए हैं, जी, जल्द ही मिलते हैं। तब तक के ओके, लिए अपना ख्याल रखें, पार्ट 2 का इंतजार करें। बाय बाय। बाय बाय।